ये हो तो गया। मैं सृजना को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थ्रू केस स्टडीज क्रिटिकल एनालिसिस ड्रिंकिंग वाटर के लिए कैसे किया जा सकता है, उसका एक अनुभव हमारे साथ साझा करें। सृजना ने कुछ दो तीन डिफरेंट टाइपोलॉजी के विलेजेस को सिलेक्ट करते हुए इन चीजों के ऊपर काम किया है। सृजना। Yes. Thank you, Shailesh bhai. Good morning, everyone. Okay, so हमारा वाटर बैलेंस के बाद वाटर बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हम कैसे ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर नीड को असेस कर सकते हैं, उसका प्लान करें, उसके बारे में हमने हमारा जो पिछला सेशन जो लास्ट सेशन था उसके रिलेटेड था। और आई थिंक उसमें लास्ट एक जो सेशन एक प्रेजेंटेशन था वो योगेश भाई ने कंडक्ट किया था कि ड्रिंकिंग मतलब डोमेस्टिक वाटर नीड असेसमेंट की मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। और बेस्ड ऑन दैट मेथोडोलॉजी हम हर एक एरिया में मतलब डिफरेंट टाइपोलॉजिक एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं, वाटर नीड्स होती है, तो उसको उसके टाइप ऑफ सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं, तो उसमें क्या कैसे हम इश्यू को आइडेंटिफाई करें, क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका प्लानिंग करें। तो वो मेथोडोलॉजी योगेश भाई ने आप लोगों के साथ शेयर की होगी। तो मैंने इसमें वो मेथोडोलॉजी को ही ध्यान में रखते हुए अलग अलग एरियाज में कैसे ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर नीड को असेस किया, कैसे उसका एनालिसिस किया और क्या राइट इंटरवेंशन होने चाहिए, अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होने चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़े केस स्टडीज आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। कुछ जो स्लाइड्स है मैंने पिछला जो योगेश भाई का जो प्रेजेंटेशन था उसमें से ली है ताकि आप उसके साथ लिंक कर सको। डोमेस्टिक वाटर नीड जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी क्रिएट करना है। और इसमें जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी के क्वांटिटी के साथ क्वालिटी की भी बात करते हैं। और आपने कई एरियाज में देखा होगा, अगर आपने ग्रासरूट लेवल पे काम किया है तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई रूरल एरियाज में या इवन सिटी एरियाज में आप जाओ तो नॉट जरूरी नहीं है कि हर एक एरिया की एक ही तरह की ड्रिंकिंग वाटर की क्राइसिस हो। आप गांव में जाएंगे तो कुछ हेमलेट्स कुछ एरियाज ऐसे होंगे कि जहाँ पे रेगुलर वाटर सप्लाई होगा, कुछ एरिया होगा जहाँ पे पानी नहीं पहुंचता होगा, या फिर वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होगी। जैसे अगर आप भुज जैसे टाउन या सिटीज की बात करो तो कुछ वार्ड्स या कुछ एरिया में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बहुत रेगुलर होगा, लेकिन कुछ वार्ड्स में वीक में एक बार पानी आता होगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात ये नहीं है कि आपने वाटर बजट किया और आपको आपकी जो वाटर डिमांड जो है क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पानी आपको मिल रहा है या फिर क्वालिटी भी अश्योर्ड है, लेकिन थ्रू आउट एंटायर कम्युनिटी को पूरे साल पानी मिलना चाहिए। मतलब कोई भी गांव का या टाउन का एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वाटर उसके लिए एक्सेसिबल ना हो। तो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वांटिटी एश्योरेंस है, और उसके साथ थ्रू आउट दी एरिया मतलब कोई भी कम्युनिटी या कोई भी हेमलेट या वार्ड है वहां तक पूरे एरिया तक पानी रेगुलरली पहुंचना चाहिए। तो ये जो है वो मतलब ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर सिक्योरिटी है। और इसी बात को ड्यूरिंग एनालिसिस और प्लानिंग हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी इसीलिए जब हम ड्रिंकिंग वाटर या डोमेस्टिक वाटर का प्लान करते हैं तो पूरे एरिया के हर एक हेमलेट या हर एक वार्ड के साथ हमको मीटिंग करना होता है। कई बार क्या होता है कि अगर सिर्फ आप अथॉरिटी को मिलो या पंचायत को मिलो तो जो कुछ जो लैकिंग है, कुछ जो ऐसे पॉइंट्स है कि कुछ एरिया में जो प्रॉब्लम है वो शायद सामने ना आए, या कभी ऐसा हो कि गांव में ड्रिंकिंग वाटर का स्टोरेज टैंक है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कुछ जो टेल एरियाज है या कुछ एकदम से डिस्टेंस एरिया है वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना हो, तो उनके लिए वाटर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो एक फड़िया या हर एक हेमलेट में हर एक स्ट्रीट में या वार्ड में जाके हमको ये असेस करना होता है कि एग्जैक्टली ड्रिंकिंग वाटर का इश्यू क्या है, मतलब अवेलेबल है नहीं है, क्वांटिटी या क्वालिटी का। ये मेथोडोलॉजी योगेश भाई ने आपके साथ शेयर की होगी कि पॉपुलेशन को असेस करना है कि आपकी डेमोग्राफी क्या है और बेस्ड ऑन दैट उसकी डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या है। ठीक है। और यहाँ पे जब हम एक पूरे विलेज के लिए जब वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं तो हमें और लाइवलीहुड डिमांड्स भी असेस करनी होती है।
उसके साथ हमें ये असेसमेंट करना है कि एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है, मतलब सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, पाइप वाटर सप्लाई है, क्या है, क्या वाटर लॉसेस है वो भी हमें देखना है। वाटर बैलेंस शीट हमें क्रिएट करना है। अगर हम ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर के लिए कर रहे हैं तो ह्यूमन एंड कैटल दोनों के लिए एग्जैक्ट डिमांड क्या है और उसके साथ हमारे पास क्या अवेलेबल वाटर है, और बेस्ड ऑन दैट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इश्यू कहाँ पे है, गैप कहाँ पे है, और बेस्ड ऑन दैट हमें सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि हमने पीजीडब्ल्यूएम में दो चीजों का खास हमने जिक्र किया है, डिमांड मैनेजमेंट एंड सप्लाई मैनेजमेंट। ओके, सप्लाई मैनेजमेंट मींस कि आपको सप्लाई इंक्रीज करना है, डिमांड मैनेजमेंट मींस कि जहां से डिमांड है, मतलब जिस पर्पस के लिए डिमांड है उसको हमें मैनेज करना है, उसको रिड्यूस करना है या कंजर्वेटिव वे में काम करना है। लेकिन जब हम ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर नीड की बात करते हैं तो वहां पे डिमांड मैनेजमेंट नहीं आता, यहाँ पे हमें एनी हाउस सप्लाई को क्रिएट करना ही है। सो हाँ, डेफिनेटली ये है कि जो वाटर मैनेजमेंट है, ओके, डिमांड मैनेजमेंट नहीं, वाटर मैनेजमेंट है कि हाउस होल्ड लेवल पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, या कुछ लॉसेस हो रहे हैं, मतलब ह्यूमन लोगों से लॉसेस हो रहे हैं, या फिर आप क्लाइमेटिक पैरामीटर देखो कि अगर आपका जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो पॉन्ड है, तालाब है, सरफेस वाटर बेस्ड है, तो उसमें से हम कैसे इवोपरेशन लॉस को कम कर सकते हैं, कैसे सीपेज लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही डोमेस्टिक पर्पस पे, डोमेस्टिक लेवल पे कैसे, अगर हमें अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि कैसे लोग जो है पानी का जो व्यय है वो कम करें, तो वो मैनेजमेंट है। लेकिन डिमांड साइड मैनेजमेंट जो हम अदर जो वाटर नीड्स है फॉर एग्रीकल्चर या ग्रासलैंड, उसके लिए जो हम कहते हैं वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट प्रायोरिटी जब आप वाटर सिक्योरिटी की बात करो कोई एरिया के लिए भी, विलेज के लिए या कोई टाउन या कोई वार्ड के लिए, तो वहां पे जब ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक की बात आती है तो वहां पे जो डिमांड है उसको कैसे भी मैच करना है, और उसके लिए फिर बाकी का एनालिसिस और सॉल्यूशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो जब आप वाटर बैलेंस करते हैं तो अगर जो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, ओके, सो आपको डेवलपमेंट अप्रोच को अडॉप्ट करना है। मतलब अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और आपके पास अवेलेबिलिटी कम है तो आपको डेवलपमेंट अप्रोच में जाना है। डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है या नियरली इक्वल है तो आपको कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि ये जो बैलेंस है वो कैसे मेंटेन्ड रहे, मतलब वो नेगेटिव में ना जाए। एंड डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सो आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट अप्रोच, ये जस्ट ऐसे ही कि अगर आपके पास पानी ज्यादा है और आपकी ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक डिमांड कम है तो आपको जस्ट मैनेज करना है सोर्स को, वहां पे कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन जो अगर आपका बैलेंस नियरली इक्वल है, ओके, सो वहां पे थ्रेट है कि आप कभी भी मतलब नेगेटिव बैलेंस की तरफ जा सकता है, तो वहां पे एकदम से क्रिटिकल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो अगर हम सोर्स वाइज वाटर बजट एंड प्लानिंग की बात करें कि आप आपके एरियाज में अगर हमको पता है कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक वाटर का सोर्स पॉन्ड है या वेल है, मतलब सरफेस वाटर बेस्ड है या ग्राउंड वाटर बेस्ड है, तो हमें सीजनलिटी एनालिसिस करके एग्जैक्टली हमें ये डिफाइन करना है कि कौन से पीरियड में वाटर क्राइसिस वहां पे क्रिएट होती है। मॉनसून में भी हो सकती है या फिर मेजरली अगर हम देखा देखा जाए तो समर सीजन है, पीक समर मंथ्स है, लाइक अप्रैल और मई महीने बिफोर दी मॉनसून, तो वहां उस टाइम पे काफी वाटर क्राइसिस नॉर्मली देखने को मिलती है। अगर वो ग्राउंड वाटर बेस्ड सोर्स है आपका तो मैपिंग, एक्विफर मैपिंग करना है, रिचार्ज एरिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर वहां पे क्वालिटी का इश्यू है तो वाटर क्वालिटी रिलेटेड हमें एनालिसिस करना है, उसका ट्रेंड एनालिसिस क्या है वो समझने की कोशिश करनी है। और जहाँ पे ग्राउंड वाटर है तो वहां पे डेफिनेटली उसको पेरेनियल रिचार्ज सपोर्ट मिलता रहे वो देखना बहुत जरूरी है। और इनके सराउंडिंग में अगर वाटर एक्सप्लोइटेशन, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन ज्यादा है तो कैसे हम वो सोर्स को एक्सप्लोइटेशन से बचा के मैनेज कर सकते हैं। अगर हम सरफेस वाटर बेस्ड सोर्स की बात करें तो हमें देखना है कि उसका वाटरशेड क्या है, मतलब कैचमेंट एरिया कितना है, जो आपको ये आपका सेशंस हो गए हैं कि वाटर सेट को डिलीनिएट करना, उसका एरिया निकाल के कितना रेनफॉल वहां पे
गिरता है, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल को कंप्यूट करना है। बेस्ड ऑन द वाटर सेट कैरेक्टरिस्टिक हमको रन ऑफ आइडेंटिफाई करना है, और बेस्ड ऑन दैट वाटर सेट एरिया को मैनेज करने के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो वहां पे डेवलप करने हैं। और हमें ये डिफाइन करना है कि वो स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। और जब बिल्कुल प्योरली वो सरफेस वाटर डिपेंडेंट ही है, ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक नीड, तो हमें ये देखना है कि उस एरिया का उस विलेज का टोटल डोमेस्टिक एंड ड्रिंकिंग वाटर डिमांड क्या है, और आप जो स्ट्रक्चर की बात करें उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। अभी ये स्टोरेज कैपेसिटी के साथ दो लॉसेस जुड़ते हैं। एक है कि जो मंथली जो इवोपरेशन, जो हमारे पास जो डेटा होते हैं पानी इवोपरेशन के, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है कि एवरी मंथ उसका इवोपरेशन लॉस क्या होगा, और किस टाइप की सॉइल है। तो हमारा जो इनफिल्ट्रेशन जो रेट है, हमने जो देखा है कि मिनिमम 0.44 मीटर टू मैक्सिमम 0.6 मीटर, उतना पानी हमें वो हमको समझ लेना है कि वो इनफिल्टर होके लॉस में हो जाएगा। और मंथली आप उसके साथ यूटिलाइजेशन के साथ आप मंथली देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके टोटल वाटर लॉस इवोपरेशन लॉस क्या है। तो ये दोनों लॉसेस को काउंट करते हुए प्लस आपकी डिमांड, तो उतनी स्टोरेज कैपेसिटी अगर वो स्ट्रक्चर की है, तो थ्रू सरफेस वाटर स्ट्रक्चर हम ड्रिंकिंग वाटर डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें टाइप ऑफ सोर्स के आधार पे ये स्टडी करके हमें एनालिसिस करना है और प्लानिंग करना है। ठीक है ना। तो अगर डिमांड ज्यादा है तो हम और क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे सरफेस वाटर स्ट्रक्चर्स जो है वो आपका कैचमेंट की कैपेसिटी, रन ऑफ क्या है, और उस जगह पे आप ऑप्टिमम कितना स्टोरेज बचा सकते हैं उस पे डिपेंडेंट है। ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी नेचुरल पैरामीटर के डिपेंडेंट है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं हाउस होल्ड लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, अगर वहां पे पाइप वाटर सप्लाई है तो पाइप एफिशिएंसी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। विद इन विलेज जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसमें कैसे जो लीकेजेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन के अवेयरनेस कर सकते हैं, और काफी कुछ और जो टेक्नोलॉजीज है उसको लेके हम ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है, हम कुछ केस एग्जांपल्स लेंगे, और मैंने जो यहाँ पे केस एग्जांपल्स लिए हैं वो रूरल एरियाज के लिए है, जिसमें हम सरफेस वाटर बेस्ड जो सिस्टम है, पॉन्ड है या पॉन्ड के साथ ओपन वेल है, या बाहर ओपन वेल है, विद इन पॉन्ड ओपन वेल है या बाहर है, कोई सॉइल एक्वीफर है, जो विलरास जो बन्नी की ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी बात करेंगे। सेलो ग्राउंड वाटर है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम गहराई पे मिलता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। डीप ग्राउंड वाटर बोरवेल बेस्ड जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है उसकी बात करेंगे। और एक्सटर्नल वाटर सप्लाई है कि जहाँ पे कहीं बाहर से पाइप वाटर सप्लाई अगर वहां पे आता है तो हम उसकी बात करेंगे। तो हर एक केस स्टडी में मैंने कुछ पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि उस एरिया की जनरल इंफॉर्मेशन, वाटर बजट क्या है, एग्जिस्टिंग सोर्स क्या इश्यू है, प्लानिंग कंसिडरेशन क्या लिया गया है, और एग्जैक्ट एक्शन प्लान क्या है। तो हर एक केस स्टडी को मैं इस फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। सबसे पहले हम विडरा की बात करते हैं। मैं इसकी 2-3 स्लाइड्स है, मैं प्रेजेंट करने के बाद पहले या फिर एंड में मैं शैलेश भाई को रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इस एरिया में शैलेश भाई ने अपने इनिशियल जो ईयर्स से उसमें काफी काम किया है। मैंने डायरेक्टली इस एरिया में काम नहीं किया है, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ और ज्यादा इंसाइट होंगे इस ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को लेके। तो विलरास जो है ये ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई सिस्टम है बनी ग्रासलैंड का। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर थोड़ा पहले दिखा दूं। ये कच्छ का मैप है। ओके, तो कच्छ के मैप में जो ये सेंट्रली जो हिली एरिया आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये कच्छ की मिडलैंड रीज है। तो कच्छ जो है वो एक्चुअली कछुआ कछुआ सेप का है, तो उसी से उसका नाम आया है। तो मिडल में जो है वो हाईलैंड है, मतलब मेनलैंड रिज उसको बोलते हैं। और वो जो है वो कच्छ की जमीन को दो स्लोप में डिवाइड करता है। तो ये मिडलैंड रिज से पार्ट ऑफ एरियाज जो है
ये नॉर्थ में उसका वाटर फ्लो है, स्लोप नॉर्थ में है, और पार्ट ऑफ एरिया जो है उसका जो स्लोप है वो साउथ में है। तो नॉर्थ वाला जो स्लोप है ये पूरी की पूरी रीज है ऐसे। ये वागड़ का हाईलैंड है, इसका थोड़ा चारों तरफ से इस तरह से पानी है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्दर्न एरिया जो है वो नॉर्दर्न एरिया में ये पूरा का पूरा पानी जो है, ये यहाँ पे जितने भी वाटर सेट्स है ये सारे वाटर सेट्स है बेसिकली। ये इस तरीके से जो भी नदियां जाती है वो इस तरीके से मिडलैंड से पानी एक्यूमुलेट करके ये वाटर सेट्स जो है वो बन्नी की तरफ पानी को डाइवर्ट करते हैं। तो ये बन्नी जो है ये एक लो लेइंग एरिया है। कच्छ का जो पूरा इवेल्युएशन जो मराइन इवोल्यूशन है, मतलब दरिया में से जमीन उठी है, तो कुछ कुछ जमीन ये आइलैंड्स है, ठीक है ना, खावड़ा। तो ये जमीन उठ गई, ये उठी, और ये जो पूरा एरिया जो है वो ग्रेट रन ऑफ कच्छ और इवन लिटिल रन, ये मीन सी लेवल से बहुत ही मतलब थोड़ा ही ऊपर है। तो जहाँ पे अभी भी मराइन वाटर जो है वो यहाँ से क्रीक से ये यहाँ पे एंटर होता है एवरी ईयर, और यहाँ पे सॉल्ट डिपोजिट होता रहता है। लेकिन ये बन्नी का जो पार्ट है, ये वाला जो रेड सर्कल किया है, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ से थोड़ा एलिवेटेड पार्ट है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो सारे रिवर्स है साउथ से नॉर्थ की तरफ जो बहती है, वो सारी रिवर्स अपने साथ जो सिल्ट जो सिल्ट लोड लाती है, सैंड एंड सिल्ट क्ले है, वो सारा का सारा यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो ये बहुत ही एवरी ईयर उसको फ्रेश सिल्ट मिलता है फ्रेश वाटर से। यहाँ से जो सेलिनिटी का थ्रेट है वो वॉश आउट हो जाता है। तो बनी का मतलब भी ये है कि एवरी ईयर वो नई बन रही है, मतलब उसकी जमीन के ऊपर नया एक लेयर सॉल्ट सिल्ट का एवरी ईयर उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। तो ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। अभी तो काफी उसमें सॉल्ट सैलिनिटी के इश्यूज आ गए, ये बहुत अलग टॉपिक है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके साथ रीजनल लेवल पे सेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट्स बने या फिर सैलिनिटी इश्यूज उसके साथ जुड़े हैं कि ये रिवर पे सारे रिवर्स पे डैम बन गए हैं। तो डैम बनने की वजह से जो फ्रेश सिल्ट लोड वहां पे जाना चाहिए, और जो एक सीट फ्लो में प्रेशर से वहां से पानी बह के निकलता है, तो वो क्या करता है कि नई जमीन भी बनती है फ्रेश, और उसके साथ ये रन की तरफ से जो सैलिनिटी का इंक्रोचमेंट होता है, मतलब सैलिनिटी इंक्रीज होती है, उसको वो वॉश आउट करके वापस रन में डाल देती है। तो ये एवरी ईयर बनी जो है वो फ्रेश रहती थी। तो वहां पे शैलेश भाई उसमें ज्यादा ऐड कर सकेंगे कि एलिफेंट की साइज के, मतलब इतने बड़े बड़े उतनी हाइट के ग्रास बनते थे, और ये बहुत मेजर ग्रासलैंड एशिया का रहा है। और ये इसका जो एरिया है वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये एरिया में मेजरली जो पॉपुलेशन जो कम्युनिटी है उसका जो लाइवलीहुड है वो एनिमल हस्बेंड्री है, क्योंकि वहां पे ग्रासलैंड बहुत अच्छा था, अभी भी है, लेकिन इतना नहीं है, काफी कुछ इंटरवेंशन डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के साथ उस वहां पे करने में आए हैं। तो लाइवलीहुड जो है वो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है। तो यहाँ की जो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर नीड है वो ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर कैटल। तो अभी आप देखिए कि इसके नीचे पूरी के पूरी रन की सिल्ट है, मराइन मड है, ठीक है ना। तो वहां पे कोई एक्वीफर नहीं है। तो वहां पे जब एक्वीफर नहीं है और उनका वाटरशेड भी कैसा है कि जब ये येलो कलर की फ्रिंज दिखती है ना, ये एल्यूवियल प्लेन्स है, और वहां से फिर सीट फ्लो में पानी आता है। तो मतलब आप वाटरशेड को देखने जाए तो आपने जिस तरीके से वाटरशेड का प्रैक्टिकल किया या कुछ समझा कि वहां पे एकदम से डिफाइंड रिवर्स निकलती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, आप उसको अच्छे से मैप करके वाटर शेड डिजाइन कर सकते हो। उसका आप टोटल वाटर कितना वहां पे रेन वाटर आता है, क्या रन ऑफ होगा, वो आप एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे तो फ्लैट लैंड है। ओके, सो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो काफी सारे टेक्निकल नेचुरल। यस अजय। आपने जो बोला कि बनने के ऊपर जो लेयर आती है सॉइल की, जो वो ऊपर से जो रिज एरिया है, हिल एरिया, वहां से सॉइल इरोजन होके वो आता है क्या हर ईयर ईयर में वो लेयर तो कैसे आता है? देखिए ये जो है ना सारी यहाँ पे रिवर्स है, ये इस तरीके से रिवर्स पास होती है, फिर वापस
एट द एंड ये यहाँ पे पानी चला जाएगा इस तरीके से। जो कच्छ की जो मेजर रिवर्स बोले ना, मेजर इन द सेंस कि 70 to 80 किलोमीटर, 60 to 80 किलोमीटर की लेंथ की, ठीक है ना। तो ये जो रिवर्स है, ये सारी रिवर्स अपने साथ जो पूरा वाटर सेट से जो सिल्ट लोड है इरोजन करके, वो यहाँ पे स्प्रेड होता है पूरे एरिया में। बनने में। ओके, सो उसको एवरी ईयर कुछ एक फ्रेश सॉइल मिलती है। हाँ, सेकंड थिंग कि उसका जो टॉप लेयर है वो सैंडी मतलब क्लेई एल्यूवियम है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो पूरा सेचुरेट हो जाता है। और सेचुरेट होने के साथ क्या होता है कि ये पानी जब एग्जिट होता है रन में, तो ड्यूरिंग मतलब बाकी के जो समर में खास करके इवोपोरेशन से ये जो सैलिनिटी यहाँ से आती है, या फिर विंड एक्शन से जो सॉल्ट उठ के यहाँ पे इस सॉइल को जो सलाइन करते हैं, तो ये उसके साथ ये वॉश आउट होके सारे सिल्ट सॉल्ट जो है तो वापस रन में चला जाता है पानी के साथ डाइल्यूट होके। सो एवरी ईयर जो बंडी का जो सॉइल है, जो उसकी जो सेलो डेप्थ है, वो एवरी ईयर रिफ्रेश हो जाती है, मतलब रिचार्ज हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि ये जो सारे लोकेशंस है ना, मेजर लोकेशंस, आपको एक कासवती डैम का एक एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किया था। पर ये जो रिवर है बन्नी तक ही है, या मतलब वो डेल्टा, रिवर का डेल्टा कहाँ से शुरू होता है, हाँ, बन्नी से ही होता है? डेल्टा मतलब यहाँ से आने के बाद देखिए ये फ्लैट लैंड है ऑलरेडी। ये जो है ना यस। येलो कलर, आप ये कोस्टल प्लेन्स देखो तो ये फ्लैट लैंड ही है। यहाँ से जो पानी है वो सीट फ्लो में जाता है, आपको प्रॉपर एकदम से माइनर आपको एक डिप्रेशन फील होगा अगर आप वहां पे फील्ड पे जाके देखो तो। अदरवाइज आपको ऐसे रिवर चैनल आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा ही ओके। डिप्रेशन फील होगा। अगर आप इवन भूत से अगर ये खावड़ा के रोड पे आप जाओ ना, तो आपको आएंगे वो क्या बोलते हैं कलवर्ट, मतलब ब्रिजेस आएंगे, लेकिन कैसे होंगे चलो। कि जस्ट वो पानी भरा रहेगा वहां पे, तो वहां से मोटर वे की मतलब अप्रोचेबल हो सके उतना ही हाइट के छोटे छोटे ही ब्रिजेस होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ही पता चलता है कि यहाँ से पानी बह के निकलता है। या फिर आप आफ्टर मॉनसून भी आप अगर ऑब्जर्व करो तो जहाँ पे पानी भरा रहता है थोड़ा इन लीनियर फॉर्म, तो हमको पता चलता है कि ये एक चैनल है कि जो पानी को लेके बनी थ्रू बनी वो वापस रन में पानी बाहर जाता है। फाइनली रिलीज होता है, ठीक है ना। ओके। तो इस तरीके से, और अभी ये जो एम्बैंकमेंट्स है ना, ये पूरा कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने आई थिंक 2-3 सेशन पहले कासमती डैम का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर डैम किया से था। लिया था। ओके, यस तो यस। उस तरीके से यहाँ पे सब डैम्स बन गए हैं ये सारे रिवर्स पे, क्योंकि यहाँ पे एम्बैंकमेंट अच्छे हैं। तो ये डैम बनने की वजह से जो अमाउंट में वाटर रिलीज होना चाहिए बन्नी में और थ्रू बन्नी सैलिनिटी वॉश करते हुए रन में, तो वो क्वांटम ऑफ जो वाटर है वो कम हो गया है। तो उसकी वजह से जो बन्नी की जो सॉइल को रिफ्रेश फ्रेश होना है वो उतना पानी उसको मिलता नहीं है, और उसके साथ थोड़ा सैलिनिटी का इश्यू भी वहां पे अभी बढ़ गया है। तो ये और पूरा ये जो, डैम की हाँ, वजह से सील्ड भी अभी जो जाता था वो भी रुक गया होगा ना, वो डैम की रुक वजह से गया वो है। भी पूरा। यस, वो रुक गया है। उसके साथ वो अगर ओवर साइज, क्योंकि कच्छ का जो रेनफॉल का पैटर्न है वो हैवी रेन है, ठीक है ना। तो हैवी रेन को टारगेट करते हुए उसका डिजाइन बना है। तो स्ट्रक्चर्स ओवर डिजाइन ही होते हैं। तो 5-7 साल में एक बार ओवरफ्लो होंगे, जब ओवरफ्लो होंगे तब वो फोर्स के साथ पानी बहेगा। बाकी तो क्या है कि उसके डाउनवर्ड एरियाज में जो बारिश गिरेगी तो उसका क्वांटिटी भी कम होगा, और स्लोप ना होने की वजह से उसका जो फ्लो है वो भी कम होगा, मतलब जो रन ऑफ के जो रेट है वो भी कम होगा। रिचार्ज मिलेगा, लेकिन जिस फोर्स से वो पूरी सॉइल रिफ्रेश होकर वॉश आउट होना चाहिए सैलिनिटी, वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा बन्नी का एक जियो हाइड्रोलॉजी एस्पेक्ट्स है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई जो सिस्टम है उसमें वो लोग विल्डरास करते हैं इस तरीके से। ये एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया है, और मैं उसको आगे डिटेल में उसको एनालाइज करती हूँ। ये इस तरीके से, तो बेसिकली क्या है कि आप नीचे देखो तो ये मराइन मड है, मतलब पूरा सलाइन है, गुजराती में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो नीचे का पूरा जो लेयर है वो सलाइन सॉइल है पूरी की पूरी, ये वाली।
ये ऊपर का जो टॉप सॉइल है, ये इतना ही जोन फ्रेश सॉइल है कि जिसमें क्लेई एल्यूवियम है, उसमें पानी अच्छा रहता है। अभी यहाँ पे सिस्टम क्या है कि यहाँ पे ये पूरा पॉन्ड है, मतलब उसको झील बोलते हैं, क्योंकि ये पॉन्ड की तरह जो हम बोलते हैं ना उस तरह से नहीं है। तो ये पॉन्ड है, और ये पॉन्ड के एम्बैंकमेंट में भी बड़े बड़े ट्रीज को मतलब लगाया गया है, ताकि जो उसका जो बंड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मतलब वेजिटेशन कवर के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। तो इस तरीके से बड़े बड़े पॉन्ड्स यहाँ पे डेवलप किए हैं, और ये पॉन्ड में पानी भरता है। अभी क्या किया है कि इसमें इवोपोरेशन लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा इनफिल्ट्रेशन लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर मड आ जाता है। तो ये पोर्शन जो है वो जो एल्यूवियम है उसमें ही रिचार्ज होगा पानी, इतना ही पानी जाएगा, बाकी तो नीचे मड है, सलाइन मड है, तो उसमें पानी रिचार्ज, यहाँ पे फिर और ज्यादा वाटर लॉस नहीं होंगे, लेकिन इवोपोरेशन लॉस बहुत ज्यादा होगा। और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सरफेस वाटर पे डिपेंडेंट है। तो जब अगर ड्राउट ईयर है, या फिर अगर मानसून थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो ड्यूरिंग दैट जो पीक समर मंथ्स है वहां पे उन लोगों को पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि ये इस तरीके की झील बहुत है, बहुत बड़े बड़े झील है, लेकिन समर में यहाँ पे पानी की इश्यू होती है। अभी यहाँ पे कोई और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की स्कोप नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सिस्टम की गई है कि इस तरीके से वी शेप में, मतलब इस तरीके से विरड़ा उसको बोलते हैं, एकदम से सेलो पिट्स वो लोग एक्सकेवेट करते हैं। हर एक झील में तीन चार ऐसे सेलो पिट्स होते हैं, और ये पक्का स्ट्रक्चर नहीं है, ये कच्चा स्ट्रक्चर होता है, और उसको लकड़ियों से फ्रेम कर दिया जाता है। अभी क्या होता है कि जब ये सिल्ट आए, जब बारिश के साथ पानी आएगा, तो ये वापस भर जाएगा, ठीक है। और ये पॉन्ड में पानी भरा है, तो पहले जो लोग हैं वो ये पॉन्ड का जो पानी है उसको इस्तेमाल करेंगे, और जब समर मंथ्स में या पोस्ट विंटर जब पानी खत्म होता है झील में से, तो फिर ये विड़ा को एक्सकेवेट करके उसकी जो मिट्टी है उसको निकाल के उसमें से जो सॉइल वाटर जो है उसको वो लोग ट्रैप करते हैं और वहां से पानी पीते हैं। तो ये जो है ये खास करके बन्नी की पूरी वाटर ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। अभी आप, अगर हम आज के डेवलपमेंट सेक्टर में देखें, तो लगता है कि इसके साथ तो और कुछ मतलब एडवांस वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या पाइप वाटर सप्लाई लेके आएंगे, तो उसके भी कुछ चैलेंजेस है कि अगर ब्रेक डाउन हो गया तो वहां पे पानी नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंटीरियर एरियाज है, मतलब इतनी अभी तो खैर होगा, काफी रोड नेटवर्क्स है, लेकिन वहां पे इतना रोड नेटवर्क्स नहीं था। टैंकर से कैसे आप कैटल को, और कैटल मतलब थाउजेंड्स के नंबर्स में कैटल है वहां पे, पूरा का पूरा बनी ग्रासलैंड में लाइवलीहुड जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप टैंकर से वाटर सप्लाई करो। तो ट्रेडिशनली जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ही कंजर्व करना है। हसीना बहन, यहाँ पे वेल भी तो बना सकते थे, वेल क्यों नहीं बनाया? देखिए वेल बनाएंगे तो क्या होगा कि वो एवरी ईयर उसमें जो फ्रेश सॉइल डिपॉजिट नहीं होगी, और फ्रेश सॉइल डिपॉजिट नहीं होगी तो उसमें जो जो वाटर स्टोरेज है वो डेवलप नहीं होगा, और इसकी डेप्थ नहीं है। उससे क्या होगा कि सेलिनिटी आएगी। मैंने बोला ना कि उसमें जो सेलिनिटी जो आती है उसको वो रिचार्ज होके पानी उसमें से पास आउट होता है, उसके साथ सेलिनिटी वॉश आउट हो जाती है। तो एवरी ईयर जो फ्रेश जो सॉइल है उसमें से उनको पानी, अच्छा पानी मिलता है। इसीलिए यहाँ पे पक्के वेल्स नहीं बनाते हैं। मैं आपको दूसरा जो उसका है, ये देखिए, ये उसके बाद का आप स्ट्रक्चर देखो कि झील जो है उसमें यहाँ तक टॉप तक पानी भर जाता है, और उसमें से लोग पानी पीते हैं, कैटल को पानी पिलाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि ये जो विडरास है उसमें सिल्ट जमा होती है, और सिल्ट में स्वीट वाटर जो फ्रेश वाटर जो रेन वाटर है वो उसमें जमा होता है। और ये यहाँ तक जब पानी आ जाता है तो ये पूरा रिजीम, देखिए ये क्रिएट होता है, जो पूरा जो सॉइल एक्विफर जो हम उसको बोलते हैं ना, ये पूरा क्रिएट होता है। ये देखिए, ये पूरा उनका सॉइल एक्विफर है ये। तो ये सरफेस स्टोरेज है, ये आपका सब सरफेस स्टोरेज है। तो सब सरफेस स्टोरेज को फिर ये थ्रू विडरास वो लोग एक्सकेवेट करते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक वे में। ये देखिए आपको उसकी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए ये रहा। और इसको इस तरीके से
फ्रेम से लकड़ी की जो फ्रेम होती है, लकड़ी होती है, उससे वो फ्रेम बना के उसको बांधते हैं और उसमें से पानी लेते हैं। और इस तरीके से ये आप यहाँ पे पिक्चर देखिए कि बीच में वो कावड़ जैसा होता है और उसके दोनों तरफ रस्सी होती है। तो दोनों तरफ दो इंसान खड़े रह के उसको बीच में डालते हैं, पानी भर के उसको बाहर लाते हैं। तो लाइक दिस वो पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे वर्क करता है। तो ये बहुत एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। और जैसे शिवाली आपने क्वेश्चन पूछा, तो काफी सारे डेवलपमेंट के जब प्रोग्राम्स या कुछ विजिट्स या गवर्नमेंट या कुछ एजेंसीज आती है, तो इसी टाइप के प्रपोजल्स आते हैं कि क्यों ना हम उसको एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में लेके जाए या कुछ। ठीक है, बोरवेल तो बन ही नहीं सकता, लेकिन ओपन वेल पक्का स्ट्रक्चर बनाने से भी क्या होता है कि उसकी जो फ्रेश सॉइल जो वहां पे आना चाहिए, वो क्या होगा, पक्का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो एक तरीके का ये स्टोरेज क्रिएट कर देगा बस। ठीक है ना, ये पॉन्ड से पानी, ये मतलब अगर आप देखो तो वो आपकी सरफेस वाटर पॉन्ड की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, आपका सॉइल एक्वीफर वहां पे डेवलप नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली ये जो इसका साइंस जो है वो सॉइल एक्वीफर है कि एवरी ईयर आपको एक प्रोपोर्शन में सॉइल वहां पे जमा होती है और उसमें से फिर जो मीठा पानी जो है वो वहां से आपको सप्लाई होता है। तो ये पूरी, इसमें मतलब ऐसे कुछ है क्या कि मई में भी पानी नहीं रहता है, विल्टा में भी ऐसा कुछ केस स्टडी में है क्या, सस्टेनेबल? हाँ मतलब विंटर में फिर मोस्टली धीरे धीरे समर तक आते हैं ना, तो झील में पानी खत्म हो जाता है। तो फिर तब सरफेस, क्या ऑप्शन, सॉरी, तब क्या ऑप्शन है पानी का फिर, मतलब ये खत्म होने के बाद विल्डा में अगर पानी नहीं होगा तो? नहीं, वीरा में पानी मिल जाता है क्योंकि ये ऐसी मिल सिस्टम। जाता है? हाँ, ऐसी सिस्टम, ये झील जो है वो एक नहीं होती है, काफी सारी झील्स होती है ओ, ऐसे। मतलब ठीक है ना, अगले रेनफॉल तक पानी रहता है उसमें? हाँ, अगले रेनफॉल तक पानी रहता है क्योंकि आपका यहाँ पे समर मंथ में क्या इवोपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है ना। और एक कमेंट भी अंकित ने किया है इस पे कि वेरास है तो आपका मतलब हम उसको ओपन वेल की तरह उसका स्टोरेज बढ़ा देंगे तो आपका इवोपरेशन लॉस है वो ज्यादा होगा। लेकिन सबसरफेस सॉइल में अगर वो पानी स्टोर्ड है तो आप इवोपरेशन लॉस से उसको बचा सकते हैं। और जब जरूरत पड़े तभी ही वीररा, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ करेंगे। पहले जो कम डेप्थ वाला वीररा जो है उसको करेंगे, जैसे समझ लीजिए इसकी डेप्थ कम है तो पहले इसको ही एक्सकेवेट करेंगे, इसमें से ही पानी लेंगे। अगर इसमें से पानी कम हुआ तो फिर ये दूसरा वाला लेंगे। और जो सेंटर में जो होता है ना उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि तब तक ये जो जोन है इसमें जो पानी स्टोर्ड है उसको वो ओपन नहीं करते। तो धीरे धीरे जब जरूरत पड़ती है तो उसके साथ ये अलग अलग डेप्थ के विड्रास को ओपन करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं और उसमें से पानी लेते हैं। और इन वर्स्ट केस में क्या होता है कि वो केटल के साथ थोड़ा माइग्रेट करते हैं नियर बाय एरियाज में। यस कुणाल। इसकी डेप्थ क्या होती है और ये लोग खुद ही अपने हाथों से ही इसको हाँ तैयार करते हैं हर सीजन में? हाँ हाँ, अपने हाथों से तैयार करते हैं वो। 7 to 8 फीट, 10 फीट, उतनी ही डेप्थ होती है। डिपेंड्स ऑन दी, उनको पता होता है कि आपका जो सलाइन लेयर है उससे ऊपर रखते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। क्योंकि अगर वहां पे गए तो ये पूरा लेयर पंचर होके ये पूरी सिस्टम को सलाइन कर देगा। हाँ। ओके, शैलेश भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, अगर आप है वहां पे सिस्टम पे तो? एक मिनट। तो शायद हम इसको विजिट करेंगे जब ये यहाँ पे आएंगे। अब उसको शेड्यूल करना है तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और एक दो क्वेश्चन ये भी थे कि वहां पे पत्थर से क्यों नहीं, कुआं मतलब जिसको पत्थर से बनाया जाता है जमीन के अंदर, तो एक प्रश्न ये भी था। लेकिन आप समझिए 4000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल पत्थर कहीं मिलता ही नहीं है। तो आप 200 साल पहले की बात सोचने की कोशिश कीजिए, 100 साल पहले की बात सोचने की कोशिश कीजिए, कितने दूर से पत्थर लाने का खर्चा क्या होगा।
और दूसरा अभी भी इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि अब पत्थर हमें वो चाहिए जो उस सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर ले, अदरवाइज क्या होगा कि वो पत्थर भी वियर डाउन हो जाएगा विथ गिवन सैलिनिटी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, लोगों ने बहुत सारा ट्रायल एंड एरर किया होगा, उसके बाद उनको लगा होगा कि दिस इज द मोस्ट रिलायबल एंड सस्टेनेबल वे, जिसके ऊपर उन्होंने पिन डाउन किया है। अब हमारे जैसी सोच के साथ जब डेवलपमेंट हुआ तो पिछले कुछ सालों में कुएं बनाने की कोशिश फिर वहां की गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, लेकिन उसकी सफलता अभी तक बिल्कुल नहीं है। उसको मैनेजमेंट के भी इश्यूज वगैरह इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको जब हम देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, अभी ये लोग जो कर रहे हैं उस तरह से काफी रिलायबल है। इससे भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये है कि वो विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट ये कर ले रहे हैं। वो अगर सरकार ने कुआं बनाया और कुएं का पत्थर गिर गया तो वो शायद सरकार को फिर सूचित करना पड़ेगा। कुएं के ऊपर किसी ने पंप लगाया और पंप बिगड़ गया तो उसको फिर से सूचित करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी खुद की बनाई हुई व्यवस्था है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो एक तो उनको जानकारी है कि इसका क्या करना है, दूसरा उनका विलिंगनेस है कि ये हमें करना है और वो कर लेते हैं। तो ये इन अ वे अगर हम देखें तो ये जो बन्नी का जो विरडा सिस्टम है वो 100% कम्युनिटी ड्रिवन ही है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह का प्रयोग, मतलब आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, बट कुछ कुछ आपको राजस्थान के भी आपको जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज जो है वो ऐसे ही मिलेगी, जो कम्युनिटी ऑन करती है और कम्युनिटी ही इसको संभाल लेती है, इसमें किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे ध्यान में आए थे। तो नेक्स्ट केस नेक्स्ट स्टडी में पे जाने से जाते हैं। पहले सेजिना, मेरा आपको एक और प्रश्न है हाँ, कि अगर हम देखें नीड असेसमेंट और क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बन्नी के विल्डा का जो आपने केस स्टडी प्रेजेंट किया उसका टेक अवे क्या होगा फ्रॉम द नीड असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू? अगर स्टूडेंट्स जाते हैं तो ये दो चीजों को कैसे वहां से ले? देखिए नीड असेसमेंट में नॉर्मली हम क्वांटिफाई करते हैं नीड को, कि वहाँ की एक्चुअल नीड क्या है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फॉर कैटल। और क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसमें आपकी वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, और वाटर मतलब ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक वाटर रिलेटेड आपके जो एग्जैक्ट इश्यूज है, कि अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि किस पीरियड में आपको पानी नहीं मिलता है, और वो पीरियड में अगर आप उसको क्वांटिफाई करो, कि समझ लीजिए हम बोलते हैं कि अप्रैल मई और जून 3 महीने हमको पानी नहीं मिलता है, तो वो 3 महीने की आपकी जो वाटर डिमांड है उसको आप कैलकुलेट करो, और उसको मैच करने के लिए जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसमें ज्यादातर ये आता है कि ज्यादातर जो हमने मैंने आज जो केस एग्जांपल्स रखे हैं वो भी, और हमने जितना काम किया है कि आपकी सोर्स की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के पोटेंशियल कितना है। क्रिटिकल एनालिसिस में आपका जो सोर्स है वो सरफेस वाटर बेस्ड है या ग्राउंड वाटर बेस्ड है, और उसका पोटेंशियल क्या है, और उसको पोटेंशियल उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपके इंटरवेंशन डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए। डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द सेंस कि आपका तालाब है और उसकी कैपेसिटी मतलब समझ लीजिए कि 100 क्यूबिक मीटर है और आपकी नीड जो है 120 है, तो आप कैसे 20 प्लस जो लॉसेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में अगर बोले कि आपका ओपन वेल ग्राउंड वाटर बेस आपका सोर्स है, और आपका जो रिचार्ज जो उसको नहीं मिलता है, मतलब अगर वो वेल या बोरवेल ड्राई हो जाता है या क्वालिटी का इश्यू है, तो उसको आप सप्लाई कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब रिचार्ज का सोर्स कहाँ से डेवलप कर सकते हैं। तो लाइक दिस क्रिटिकल थिंकिंग में जाना है कि आपको कैसे उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। यहाँ पे ज्यादातर आप देखा जाए तो ये ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक नीड में क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी एरिया में जाएंगे, जब इश्यूज की बात आएगी आप इश्यूज को एनालिसिस कर लेंगे, तो उसके बाद सीधा जो डिमांड आएगी वो सीधा डायरेक्ट सप्लाई बढ़ाने की आएगी। मैं आपके साथ ये एग्जांपल एक शेयर करूंगी कि जिसमें सोर्स को डेवलप करने की बात आती है, रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं आती है।
तो क्रिटिकल एनालिसिस जो है उसमें हमको रिसोर्स को असेस करना है। डिमांड है आपके पास, एक वॉल्यूमेट्रिक डिमांड आ गई कि भी इतना क्वांटिटी में पानी हमको चाहिए, लेकिन उसको जो सप्लाई एग्जिस्टिंग सोर्स है उसका पोटेंशियल क्या है उसको असेस करना है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ठीक है ना? मतलब अगर आप कोई गांव में जाओ हमको नया वेल बना दो, तो आपका जो ओपन वेल है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? एक्वीफर पे। तो एक्वीफर का पोटेंशियल क्या है, एक्वीफर की स्ट्रेंथ क्या है, उसको रिचार्ज कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो? तो रिसोर्स को स्ट्रेंथन करना है। ये जो मतलब मीडियम है, ओपन वेल इज अ मीडियम टू फैच द ग्राउंड वाटर, ओके। सो उसको डेवलप करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जब हम ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक वाटर नीड में जाते हैं तो मेजरली डायरेक्ट सप्लाई कैसे इंक्रीज करना है उस पर बात आती है। तो हमें उस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो वाटर रिसोर्सेस है, सोर्सेस है, उसको एनालाइज करना है, उसका सिचुएशन एनालिसिस निकालना है कि किस टाइम पे इश्यू होता है, टाइप ऑफ इश्यू क्या है, और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए क्या एडिशनल इंटरवेंशन करने चाहिए ताकि उसका रिसोर्स स्ट्रेंथन हो और थ्रू रिसोर्स आपकी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो। जैसे ना जो आपके प्रेजेंटेशन से मैं जो दो जो समझा हूँ उसको एक थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं बन्नी बिरडा केस में। एक तो ये है नीड एसेस में, क्रिटिकल एनालिसिस में, कि सरफेस पे पानी रखने से इवोपरेट हो जाता है लेकिन अंडरग्राउंड में स्टोर हो सकता है। तो पहले ये था, पहला एक क्रिटिकल असेसमेंट ये है कि यू कैन नॉट कीप रिलाइंग ऑन द सरफेस वाटर इन अ बन्नी। दूसरा ये क्रिटिकल एनालिसिस मेरे दृष्टि से मुझे ये लग रहा है कि सबसरफेस में भी ऐसा है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही आपको गुड क्वालिटी वाटर मिलेगा, उससे ज्यादा नीचे चले जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा मतलब वाटर इज देयर, ऐसा नहीं है कि वाटर नहीं है, वाटर इज देयर बट इट्स नॉट गुड क्वालिटी वाटर। तो एक ही तो यहाँ ये क्रिटिकल एनालिसिस है कि ये। अब तीसरा जो क्रिटिकल एनालिसिस इसके साथ जुड़ता है कि अगर ये सिचुएशन है तो क्या यहाँ पे मेनी लोकेशंस पे वन बाय वन विरडा करके पानी लिया जा सकता है? अगर ये हाँ है, अगर जवाब इसका हाँ है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाती है कि जो फैच करने का जो कुछ भी सोर्स या टेक्नोलॉजी होगा हैज टू बी वेरी, मैं कहता हूं, कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर आपने पत्थर के कुएं बनाए तो बार बार पत्थर के कुएं नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मिट्टी में गड्ढा करके आसपास की लकड़ियां लगा के उसको स्ट्रेंथन कर देना है, तो यहाँ पे ये है। तो मुझे लगता है कि ये तीन जो चीज जो है, सरफेस से आप रिलाई नहीं कर सकते, नीचे बहुत डीप नहीं जा सकते, मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल बट नीड्स अ चीपर इंटरवेंशन। तो ये बन्नी के वीड है उसकी सूझ देते हैं। और जो नीड असेसमेंट वाली बात आती है क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई नॉर्म्स काम नहीं करता। 40, 50, 55, 30, 25 जो आपको लगाना है आप लगा लीजिए, उसको कुछ मतलब नहीं है। उनको उनकी जो डोमेस्टिक नीड जो है वो यहाँ से फेच करके ले जानी है, हेडलोड पे फेच करके ले जानी है, घर तक ले जानी है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, उनको वो अपने जानवरों को भी पानी पिलाना है इसमें से। तो अगर उस सेंस में अगर हम देखने जाएं तो ये जितने भी नॉर्म्स वगैरह है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। वो कोई नॉर्म्स हमें पर से सीधा कुछ काम नहीं आता है। तो नीड असेसमेंट ये है कि उनका बेसिक जो कुछ भी फंक्शनैलिटी है उनकी और उनके लाइफ स्टॉक की, उसको मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए वो उनकी नीड है। बाकी कोई डेटा यहाँ मुझे नहीं लगता कि बन्नी के केस में काम का है। कितना हॉस्टाइल कंडीशन है, जब आप आएंगे हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है वहां की। सेकंड थिंग यहाँ पे आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया, आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन कि यहाँ पे तीन व्हीलर, आप समझ लीजिए ये पिक्चर में तीन व्हीलर्स हैं, तो तीन क्यों किया, एक से काम नहीं चलता? तीन बनाने की क्या जरूरत थी, सिर्फ एक भी चलता ना। एक में से पानी निकालेंगे, पहली बात तो ये बहुत शैलो है, ओके। तो एक में से पानी निकालेंगे तो वो खाली दूसरे वाले में तो रहता होगा, तो इसलिए आई थिंक तीन बनाए हैं, तो क्योंकि उसको जो भरने में क्रिटिकल रीफिल होने में ओके, क्रिटिकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जियो हाइड्रोलॉजी को आप ध्यान में रखो, एक्वीफर की एक प्रॉपर्टीज की बारे में हमने बात की थी, उस वो यहाँ पे वर्क करेगी, वो क्या है?
कई बार ऐसा होता है कि ये ये तो क्ले है, एक्वेरियम है, तो वहां पे तो एक्वीफर या एक्वीफर की प्रॉपर्टीज वो साइंस यहाँ पे काम नहीं करता, वही काम करता है, क्या होगा? सैंडिन सॉइल एक है तो ना, तो इसकी स्पेसिफिक यील्ड जो यील्ड क्या है, ट्रांसमिटिविटी भी कैसी है वो भी ट्रांसमिसिबिलिटी है, स्पेसिफिक यील्ड है। ओके, आप एक स्पेसिफिक। चीज देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिए, ये इसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। ओके, ये क्लेई एल्यूवियम है, सो उसकी ट्रांसमिटिविटी जो है वो कम है। ओके, तो वो एक लेवल से बाहर वो पानी फ्लो नहीं होगा। ओके, तो उसके जोन्स बना दिए गए हैं कि ये थ्रू दिस वेरा, इस एरिया में जो सॉइल वाटर है, सरफेस मतलब जो रिचार्ज वाटर है, उसको इस वेरा से हम एक्सप्लोर करते हैं। ये अभी भी स्टोरेज में पड़ा है। ओके, उसके कुछ डिस्टेंस पे जाके दूसरा वेरा बनाते हैं, तो ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसको हम टैप करते हैं। और तीसरा, तो इस तरीके से ये कंपार्टमेंट है। सरफेस में ये हम कंपार्टमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरा एक ही उसका बॉटम है, लेकिन सब सरफेस में ये कंपार्टमेंट करके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए एकदम से पास पास में विड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बनाएंगे, ताकि हर एक मतलब सॉइल में जितना भी पानी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो कर सके। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे जियोहाइड्रोलॉजी साइंस जो है वो वर्क करता है। ओके, आई थिंक हम नेक्स्ट केस एग्जांपल में मूव करें। ये जो केस स्टडी है वो काला तालाब विलेज है। यहाँ पे भी हम शायद ड्यूरिंग योर विजिट हम विजिट करेंगे इस विलेज को। यहाँ की जो सिस्टम है वो सरफेस वाटर और प्लस ओपन वेल का ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम है। टोटल पॉपुलेशन 898 है और मेजरली रेनफेड फार्मिंग है। रेनफेड फार्मिंग है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि वहां पे ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल इतना नहीं होगा, और सरफेस वाटर पे भी मतलब कैनाल इरिगेशन भी वहां पे नहीं है। ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे जस्ट जो एक्वीफर है, कनकावती एक्वीफर, वो थोड़ा ही वहां से स्टार्ट होता है, और वहां पे इतना कुछ बड़ा पोटेंशियल वाटरशेड भी नहीं है कि सरफेस वाटर भी इतना डेवलप हो सके। तो जो लाइवलीहुड जो है उनका रेनफेड फार्मिंग है, तो इरिगेशन वाटर डिमांड्स एज सच कुछ नहीं है। जो भी डिमांड है वो ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक वाटर की है। अभी यहाँ पे जैसे हमने मेथोडोलॉजी सेट की है, उस हिसाब से जो एग्जिस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस है उसको असेस किया कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो एक पाइप वाटर सप्लाई है कि रीजनल वाटर सप्लाई, मतलब पास का जो भी नजदीक गांव है, नखत्राणा ब्लॉक का, यह बड़ा सा ब्लॉक है, नखत्राणा ब्लॉक के एक गांव से ड्रीप ग्राउंड वाटर बेस्ड बोरवेल है, और वो बोरवेल से यहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई आता है। और ये जो विलेज है वो पाइप वाटर सप्लाई की एकदम से एंड पे बैठा हुआ है, मतलब वो सिस्टम जहाँ पे खत्म होती है वो एकदम से टेल चैनल पे बैठा हुआ है। तो फ्रिक्वेंटली उन लोगों के वाटर क्राइसिस होते हैं कि पानी नहीं आया, या कहीं पे भी पाइपलाइन टूटी। शुरू में भी पाइपलाइन टूटी तो भी इन लोगों को पानी नहीं मिलता है, बीच में कहीं टूटी, या इनके जस्ट गांव में एंटर होने से पहले भी अगर पाइपलाइन में कुछ डैमेज हुआ तो उन लोगों को पानी नहीं मिलता है। और धीरे धीरे एक्वीफर की वो हेल्थ डिटोरिएट होने के साथ साथ इसकी वाटर क्वालिटी की भी इश्यूज आ गए। तो पाइप वाटर सप्लाई है लेकिन ये सारे इश्यूज उनके साथ है। अभी हर एक विलेज में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल लोकल वाटर सिस्टम होती है जिसको वो लोग यूटिलाइज करते हैं। अगर पाइप वाटर सप्लाई सही से आ रहा है तो नॉर्मली ऐसे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, उसको मैनेज नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा भी इश्यूज है तो उसके साथ इस सिस्टम को भी मैनेज करते हैं, मतलब उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो वहां पे एक तालाब है और उसके साथ उसमें एक ओपन वेल है। अभी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो तालाब का स्टोरेज कम है। स्टोरेज कम का रीजन एक ये भी है कि ये तालाब के आसपास की जो जमीन है वो फार्म लैंड्स है, और इतना डेप्थ नहीं होने की वजह से तालाब में पानी भरने के साथ साथ वो सेलो डेप्थ होने की वजह से पानी बह के रन ऑफ होके निकल जाता है, तो स्टोरेज कम है। दूसरा कि समर सीजन में ये पॉन्ड ड्राई हो जाता है, और जैसे ही समर में ड्राई होता है तो ओपन वेल जो है उसमें रिचार्ज सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो ओपन वेल भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि ये सेलो डेप्थ एक्वीफर है। तो उसका जो स्पेसिफिक यील्ड है वो कम है, मतलब जो उसका एक्वीफर का खुद का जो स्टोरेज है, जो हम कंप्यूट करते हैं कि टोटल एरिया और उसकी पोरोसिटी के हिसाब से स्पेसिफिक यील्ड देखो तो वो उसको
रिचार्ज ना मिलने की वजह से जो पीक समर मंथ्स होते हैं ना, अप्रैल मई महीना, तो वहां पे ये ओपन वेल भी ड्राई हो जाता है। तो ये यहाँ की सिचुएशन है। तो पाइप वाटर सप्लाई वो एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जिसमें हमको गवर्नमेंट के साथ डील करना होता है। लेकिन पोटेंशियल देखा जाए यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस ये करना है कि जो एग्जिस्टिंग सब सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम, उसको हम कैसे उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सके। तो इश्यू हमको पता चला कि लो स्टोरेज है, लेक ऑफ रिचार्ज है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि पास में एक डीप बोरवेल बनाया गया ग्राउंड वाटर को फैच करने के लिए, लेकिन ये एरिया में क्ले स्ट्रेटा है नियर बाय लोकेशन पे। तो वो बोरवेल बनाने की वजह से जैसे ही इसको रिचार्ज कम हुआ, तो जो भी पानी है वो भी सलाइन हो जाता है, क्योंकि सैलिनिटी इसके साथ कनेक्ट हो गई। तो वाटर क्राइसिस समर मंथ में रेगुलर ये गांव को वाटर क्राइसिस से पास होना पड़ता था। अभी गांव की डिमांड क्या है कि हमको नया वेल बना दो। तो यहाँ पे हमको एनालिसिस करना है कि हमें रिसोर्स को स्ट्रेंथ करना है। वेल क्या करेगा, आपके जो एक्वीफर में जो पानी है वो आपको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो अगर एक्वीफर में पानी नहीं है, एक्वीफर को रिचार्ज नहीं मिल रहा है, ओके, अगर उसकी क्वालिटी पुअर है, तो आप वेल से तो वही पानी ले रहे हैं, तो ओपन वेल दूसरा बनाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आपका जो एक्वीफर है जहां से आपको पानी मिल रहा है या खत्म होगा जाता है या फिर उसकी क्वालिटी बिगड़ती है, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, इस पे जाना है। तो यहाँ से कई बार क्या होता है ना कि ड्रिंकिंग वाटर डिमांड तो बहुत जेन्युइन है, लोग बोल रहे हैं तो बना दो। डेवलपमेंट सेक्टर में नॉर्मली कम्युनिटी को भगवान माना जाता है। वो थोड़ा ना गलत बोलेंगे, या वो यहाँ से रहते हैं सालों से तो उनको पता होता है, डेफिनेटली पता होता है। लेकिन यहाँ पे हमको कम्युनिटी को भी उस पॉइंट पे डाइवर्ट करना है कि आपके पास ऑलरेडी वेल तो है, तो अगर उसी में इश्यू है तो उसमें इश्यू क्यों है, उसका मतलब एकदम से जो ग्राउंड एनालिसिस करके हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो पॉइंट बताया है, ये जो सेटलमेंट है और ये तालाब है, तो तालाब को डिसील्ड किया गया। और कितना किया, सिर्फ 5000 क्यूबिक मीटर। 5000 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज इंक्रीज करने से उनको कैटल के लिए सरफेस स्टोरेज मिल गया, और वो जो सेलो एक्वीफर है उसको पेरेनियल रिचार्ज का सपोर्ट मिल गया। थोड़ा बहुत कैचमेंट की ट्रीटमेंट की गई ताकि वो पॉन्ड में इजीली पानी आ जाए, और इससे क्या होगा कि रिचार्ज मिलने की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई। और आज की तारीख में ये जो विलेज है उसमें आसपास के दूसरे और विलेज, 2 विलेज, जब उनको वाटर क्राइसिस होती है ना, तो वो बाइक पे 15-20 लीटर का वो ड्रम लेके यहाँ से पानी भर के जाते हैं। तो यहाँ पे ओपन वेल पे वो विंचेस रख के उसको पानी को लिफ्ट करना है। यहाँ पे कोई डीजल इंजन या पंप नहीं लगाया है, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी नहीं, उसके साथ और वाटर लॉसेस जुड़ते हैं। जिस रेट से हम डिस्चार्ज लेते हैं उस रेट से रिक्यूपरेशन नहीं होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी भी वहां पे लोग विंचेस से मतलब बेड़ा लेके जाते हैं और पानी भर के आते हैं। तो जब समर मंथ होते हैं, पीक समर सीजन, तो आसपास के 2 गांव हैं वो भी यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा इंटरवेंशन कि आपको सिर्फ वो पॉन्ड की स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है, उससे क्या होगा कि आपके वेल जो है, एक्वीफर है, उसको रिचार्ज मिलेगा, और रिचार्ज से आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी, और जो पीक समर मंथ्स में जो इश्यू होते हैं वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कोई और बड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, और कोई डेवलपमेंट मतलब नॉर्मली अगर ड्रिंकिंग वाटर का प्लानिंग या प्रोजेक्ट बनाओ तो इतने करोड़ों में या बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना एक स्मॉल इंटरवेंशन से ये पूरा गांव जो है वो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक नीड के लिए सिक्योर हो यहाँ पर एक्वाफर कौन सा था, सस्टेनेबल? गया। सेंडस्टोन है। अच्छा, ओके। ओके। दूसरे केस एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओपन वेल है, ये विंजान विलेज है, अबड़ासा का ही अबड़ासा ब्लॉक का ही है। यहाँ की
पॉपुलेशन जो है वो मतलब प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन उस टाइम पे ली गई थी 3000 अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है। एडल्ट कैटल यूनिट 500 और इसका जो एग्जिस्टिंग सोर्स है वो पाइप वाटर सप्लाई एंड पॉन्ड है और ओपन वेल और हैंड पंप्स है। मतलब अगर इसको हम थोड़ा टाइप ऑफ सोर्स पे ना जाए और रिसोर्स की बात करें तो वहां पे सरफेस एंड सेलो ग्राउंड वाटर उनका एक ट्रेडिशनल सोर्स है और पास के गांव से बोरवेल का पानी पाइप वाटर सप्लाई से उनको मिलता है। उसकी वाटर डिमांड को कैलकुलेट की गई कि 79,000 क्यूबिक मीटर ह्यूमन डिमांड है, 7,300 कैटल और टोटल अप्रोक्सीमेटली 86,000 क्यूबिक मीटर जो है वो इनकी टोटल डोमेस्टिक वाटर नीड है। अभी इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो उनके पॉन्ड्स है उसकी कैपेसिटी इतने नहीं है और यहाँ पे अच्छा सेलो एक्वीफर भी है। तो सेलो एक्वीफर को यहाँ पे असेस किया गया और सोर्स असेसमेंट में देखो तो पाइप वाटर सप्लाई का स्टोरेज का इश्यू और इरेगुलर सप्लाई वो हर एक जगह पे होता है। खास करके जो ओपन वेल है वो समर सीजन में ड्राई हो जाता है और हैंड पंप अभी देखिए टाइप ऑफ सोर्स जो है वो अलग है कि ओपन वेल है और हैंड पंप है, लेकिन दोनों किसको फेच कर रहे हैं, सेलो एक्वीफर को। तो यहां से हमें हैंड पंप भी ड्राई होंगे, ओपन वेल भी ड्राई होगा। किसी ने ओपन वेल बना के पानी को फेच किया, किसी ने हैंड पंप बना के पानी को फेच किया। ओके, तो बेसिकली हमें ये दिखना है कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है कि जो एक्वीफर है उनको समर मंथ में इतना पोटेंशियल रिचार्ज नहीं मिलता है और ड्यू टू लैक ऑफ रिचार्ज वो जो सोर्स है वो ड्राई हो जाते हैं। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें रिचार्ज पोटेंशियल जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमको हमारा जियो हाइड्रोलॉजी साइंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले सरफेस जियोलॉजी मैपिंग यहाँ पे किया गया। यहाँ पे आप देखो ये ग्रे कलर जो है वो क्ले है और ये जो है वो उसका सैंडस्टोन है। तो ये आपका एक्वीफर है लेकिन ये एक्वीक्लूड है। अभी आप नीचे का थोड़ा क्रॉस सेक्शन देखिए, यहाँ पे बस्ती है, मतलब ये जो है ये प्लान में आप दिखाए जाता है, ये जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट ये रहा। ठीक है, ये सेटलमेंट है। अभी यहाँ पे क्या किया है कि ये क्ले और उसके बीच में ये एक लेयर आती है कि जो सैंड का लेयर है और वो सैंड के लेयर में से ये लोग पानी लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कितने भी इंटरवेंशन किए यहां से रिचार्ज यहां तक जाएगा, ये आपका क्ले का लेयर है। ओके, तो रिचार्ज पोटेंशियल जोन आइडेंटिफाई करने के लिए सरफेस जियोलॉजी मैपिंग तो किया, तो आपको पता है कि ऊपर तो क्ले है आपका पानी नीचे सैंड लेयर से आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो एक्वीफर है वो सेमी कन्फाइंड सिचुएशन में है डेफिनेटली। तो उसी एरिया में अगर आप रिचार्ज करेंगे तो उसको रिचार्ज नहीं मिलेगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्वीफर मैपिंग करना पड़ेगा, एक्वीफर का प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा और जो भी ओपन वेल्स या हैंडपंप्स है उसको जब पूरा क्रॉस सेक्शन उसके लिथोलॉक्स लो के क्रॉस सेक्शन बनाया गया तब पता चला कि ये जो लेयर से पानी ले रहे हैं वो आगे जाके यहाँ पे ओपन होता है, मतलब सरफेस पे आता है। यहाँ पे ये सब सरफेस ऐसे नीचे रह गया, हाँ, यहाँ पे इस तरीके से नीचे रह गया और यहाँ पे ऊपर आपका क्ले आ गया, आपका एक्वीफर यहाँ पे है। और अभी यहाँ पे आप कितनी भी सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग करो ये रिचार्ज इसको नहीं मिलेगा। तो उसका रिचार्ज पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो लेयर है वो सरफेस पे डेफिनेटली आर्टिफिशियल रिचार्ज आप कर सकते हैं कि एक तालाब बना के उसमें इस डेप्थ तक आप रिचार्ज बोरवेल बना दो या साफ्ट बना दो तो वहां तक रिचार्ज पहुंचेगा। लेकिन नेचुरल रिचार्ज के लिए तो यहाँ पे देखा कि एक और बहुत बड़ा तालाब है कि जिसमें ये लेयर उसके बॉटम में खुलता है, मतलब सरफेस पे आता है, तो यहां से उसको पानी मिलके रिचार्ज यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन सजेस्ट नहीं किया। इंटरवेंशन क्या सजेस्ट किया कि ये तालाब जो है वो उसमें प्रॉपरली एवरी ईयर वो तालाब भरना चाहिए, उसका कैचमेंट मैनेजमेंट करना है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया
ताकि अगर यहाँ पे समर मंथ में पानी है तो ये ओपन वेल में भी समर मंथ में पानी मिलेगा। और डिस्टेंस से देखा जाए तो ये तालाब जो है वो ये विलेज सेटलमेंट से दूर है। तो अगर हम ये भी सोचे कि अगर आप सरफेस वाटर को ही सीधा फैच करो, हाँ, तो वो डिस्टेंस ज्यादा है और ये उनके पास गांव में ही ओपन वेल है। तो यहाँ से उसको कैसे हम रिचार्ज सपोर्ट जो है वो इंक्रीज करके ये पूरी सिस्टम को सिक्योर किया गया। तो कई बार क्या होता है कि हमारा सोर्स जहाँ पे होता है उसका जरूरी नहीं है कि उसका रिचार्ज जो है वो उसी जगह पे हमको रिचार्ज पोटेंशियल जोन वहां पे मिले। तो हमको सब सरफेस जियोलॉजी और सब सरफेस जियोलॉजी ये दोनों को हमको सिखा मतलब मैप करना है। और 1 साल काम करने के बाद जब लोगों को बेनिफिट मिलेगा तब यकीन आएगा। या फिर गांव में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि ये जो सिस्टम को समझेंगे कि बोले हमारा कुआं यहाँ पे है, गांव यहाँ पे है, और आप दूर जाके वो तालाब में काम करने से इसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो ये जियो हाइड्रोलॉजी साइंस जो है वो लोगों को कम्युनिकेट करना है, कन्विंस करना है, और तब जाके हम इस तरीके से सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ना बेन, हाँ आपने एक वर्ड यूज किया, कैचमेंट मैनेजमेंट। कई बार हम उसका सिमिलर वर्ड यूज करते हैं, कैचमेंट इम्प्रूवमेंट। तो आप आपके अनुभव से थोड़ा विद्यार्थियों के साथ साझा करें कि ये क्या होता है और ये क्यों करना पड़ता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बदलाव आए हैं वो किस तरह के होते हैं। क्योंकि कैचमेंट तो नेचुरल होता है लोगों की समझ में, और उसमें ज्यादा कुछ करने जैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में। देखिए, कैचमेंट का मेजर रोल क्या होता है कि आपका जो सरफेस वाटर बॉडी है उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट पानी जो है वो इजीली आ जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस। ओके, दिक्कत क्या होती है, जो इश्यूज क्या होते हैं कि कैचमेंट डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर डाइवर्ट हो जाता है। तो वहां पे कैचमेंट मैनेजमेंट की बात आती है। डाइवर्जन के लिए मेजर जो रोड डेवलपमेंट है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि नेक्स्ट जो केस है उसमें वही है कि अगर रोड बन जाती है तो क्या होती है कि वो चैनल डाइवर्ट हो जाता है। या फिर ये होता है कि रोड में वो कलवर्ट डालते हैं लेकिन एकदम से छोटे यूम पाइप डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पानी उस तरफ भरा रहता है लेकिन डाइवर्ट वो जो उसका जो फ्लो है या उसके लिए जो अप्रोप्रिएट साइज चाहिए वो कलवर्ट की या ब्रिज की वो नहीं बनाते हैं। तो इनफ क्वांटिटी में पानी यहाँ पे नहीं आता है। एक चीज ये है। सेकंड थिंग, कैचमेंट मैनेजमेंट में ये आता है कि वहां पे कोई डेवलपमेंट होता है, लैंड डेवलपमेंट। जैसे कोई टाउनशिप बनी या कोई वसाहत बनी, कोई घर या कुछ इंडस्ट्रियल या पॉकेट बना, कुछ भी हुआ, तो वहां पे डंपिंग करके वो अपना जो क्या बोलते हैं सेटलमेंट या कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे पूरा का पूरा कैचमेंट डाइवर्ट हो जाता है। तो ये दो मेजर रीजन है। रूरल एरियाज में आप चाहेंगे तो मेजरली आपको जो रोड डेवलपमेंट है ना, नया रोड डेवलपमेंट नेटवर्क बनते हैं ना, वो उसमें रिस्पॉन्सिबल है। और आप अर्बन एरियाज में जाएंगे तो जो भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट होते हैं उसके साथ ये इश्यू बहुत जुड़ा हुआ है। इवन कल ही हम भुज के एक एरियाज में घूम रहे थे तो वहां पे वही एरिया में इश्यूज आए कि पास की सोसाइटी ने वाटर फ्लो वहां से ही था और सोसाइटी बनने से उसने अपना जो फाउंडेशन है उतना रेज कर दिया। तो वहां पे लिटरली मतलब 2 फीट का तो हमको दिखता है कि 2-2.5 फीट तो इस जमीन से वो जमीन ऊपर है। तो ये कैचमेंट मैनेजमेंट की बात है कि जनरल जो ग्रेडियंट है, नेचुरल ग्रेडियंट जो है लैंड का, सरफेस का, उस ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए आप डेवलपमेंट करो। और जब रोड्स की बात आती है तो छोटा भी रिवेल्यूट है तो भी वो कहीं ना कहीं वाटर को चैनलाइज करके फिल करता है सरफेस वाटर बॉडीज को, तो वो करना है। तीसरा जो कैचमेंट इंप्रूवमेंट की बात है वो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका सरफेस वाटर स्ट्रक्चर की कैपेसिटी ज्यादा है, आपकी नीड भी ज्यादा है, लेकिन आपका कैचमेंट इनसफिशियंट है, मतलब वो इतना रन ऑफ वाटर यहाँ पे लेके नहीं आता है, तो उसके आसपास के जो छोटे कैचमेंट्स है उसको इंटरलिंक करने की बात होती है। तो आसपास के कैचमेंट को थ्रू कैनाल उसको डाइवर्ट करके ये मेन कैचमेंट की मेन चैनल में कनेक्ट कर देती है ताकि
आप आपका जो कैचमेंट है उसको इंक्रीज कर सको, उसको एक्सपांड कर सको। तो मेजरली ये चीज होती है। और जो कैचमेंट मैनेजमेंट की बात है वो खास करके यही ध्यान में रखना है कि कैचमेंट कहीं से डाइवर्ट ना हो जाए। हाँ, उसके ऊपर आ, नए स्ट्रक्चर बनाना वो अलग बात है कि नए स्ट्रक्चर भी हम्म, अगर बनते हैं तो भी आपका जो वाटर फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ओवर साइज स्ट्रक्चर ऊपर डिजाइन ना हो। जैसे हम लोग वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग में ये बात करते हैं ना कि पानी बहते रहना चाहिए, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो कोई एक जगह पे अगर आपको एम्बैंकमेंट मिल गए या आपको स्टोरेज अच्छा मिल जाता है तो आप वहां पे लार्ज साइज स्ट्रक्चर डिजाइन कर देते हैं, तो डाउनस्ट्रीम में जो छोटे स्ट्रक्चर्स है उसको पानी नहीं मिलता है। तो ये कैचमेंट मैनेजमेंट है, ये सच है। आ, हाँ, तो हम महाराष्ट्र में थोड़ा वाटर शेड का जो प्लान करते हैं, मतलब कैचमेंट लेके, तो ये वो थोड़ा हम इधर यूज कर सकते हैं, जैसे रीच टू वैली हो, या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें सॉइल, जैसे हमने देखा कि हमने सॉइल डिसिल्टिंग करते हैं, तो डिसिल्टिंग करने से पहले ही हम कैचमेंट में ही सॉइल इरोजन के स्ट्रक्चर करके जो सॉइल आ रही है वो भी हम रोक सकते हैं। और दूसरा, जो स्ट्रीम्स है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, उस पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स करके इसमें जो सॉइल और वाटर का फ्लो है वो स्लो करके वो लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है वो भी कर सकते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यस। और कैचमेंट ट्रीटमेंट की जो बात आती है वो खास करके आपकी जो सॉइल सिल्ट लोड को कंट्रोल करना है। तो ऐसे जो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम में जो सिल्ट ट्रैप्स है या केबियंस है, वो बेसिकली क्या करते हैं कि सिल्ट लोड को कंट्रोल करते हैं और डाउन स्ट्रीम के जो स्ट्रक्चर्स है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अगर आप वो स्ट्रक्चर नहीं लगाते हैं, इससे सिल्ट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो 2 साल में वो सिल्ट अप हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर से इसका सिल्टेशन मतलब नहीं होगा और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड थिंग ये है कि ऐसी सिल्ट जहाँ पे जमा होती है वहां पे, मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर है सिल्ट ट्रैप, तो वहां पे वेजिटेशन का ग्रो होता है और वो वेजिटेटिव मेजर से कैचमेंट का जो सॉइल इरोजन है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर थोड़ा गेबियन जैसा आपने बनाया है और चैनल की विड्थ ज्यादा है तो वहां पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में सिल्ट कंट्रोल होता है, सिल्ट जमा होता है। तो उसको फार्मर्स सॉरी फार्मर्स उसको लेके अपनी फार्मलैंड में भी उसको यस, अप्लाई जैसे करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा मतलब फार्म बंडिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, या सीसीटी हैं, जैसे स्लोप वाइज कंटूर्स बंड हैं, तो वो थोड़ा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से सील्ड भी मतलब फार्म में भी रुक सकती है और सॉइल मॉइस्चर का भी बढ़ सकता है, तो वो थोड़ा। पर इसमें बट आपने जो बताया मतलब कि जो अजय, स्ट्रक्चर है, कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमारा जो वाटर शेड है, तो उसमें से जितना पानी चाहिए वो आ नहीं रहा है। जैसे रन ऑफ हम जब डिजाइन करते हैं, तो हमारा मतलब वो इकोनॉमिकली पता नहीं कि गलत भी हो सकता है, जब बाद में पता चला कि हमारा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया और हमारे कैचमेंट एरिया से उतना पानी ही नहीं आ रहा है। सो वो स्ट्रक्चर ही उतना होना चाहिए कि जितना पानी हम ला सकते हैं। आपने जो बताया कि इंटरलिंक कर सकते हैं, पर वो स्ट्रक्चर ही गलत है, ऐसा मुझे लगता है कि जो कैचमेंट से पानी ही नहीं आ रहा है उतना, तो वो स्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा मुझे हाँ, लग रहा है इसीलिए कि आप बता सकते हैं कि वो कैसे। जय। इंटरवेंशन जो आप डिजाइन करना है ना वो एट द एंड करो। मतलब पूरा का पूरा असेसमेंट होने की बाद, मतलब आपको क्वांटिफिकेशन, जैसे वाटर बैलेंस में वाटर बजट में हम क्या करते हैं कि डिमांड तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आप अगर आप सरफेस वाटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपका कैचमेंट है, कैचमेंट में टोटल रेनफॉल कितना है, रन ऑफ होके आपको उस पॉइंट पे कितना पानी मिलेगा, और वो पूरा का पूरा कैच नहीं करना है। ओके, उसका परसेंटेज आप निकालो, वो उतना ही पानी वहां पे आप स्टोर करो। तो उस हिसाब से आपको डिजाइन करना है। तो ये चीज एक यहाँ पे है। उसमें उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि एकदम से हार्ड रॉक एरिया होते हैं। तो हार्ड एरिया होने की वजह से आपका रन ऑफ रेट ज्यादा होता है कि जो आपके स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो वहां पे सिल्ट इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कैसे छोटे छोटे ट्रेंचेस बना के सिल्ट को इंक्रीज करो, वहां पे वेजिटेशन ग्रो हो तो आपका रन ऑफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स लगाने से आपकी जो डाउनस्ट्रीम में जो स्ट्रक्चर है उसका सिल्टेशन को आप कंट्रोल कर सकते मैं ये जोड़ना चाहता था, क्योंकि कई बार जब कैचमेंट की बात आती है तो जो सेजिना बहन जो कुछ मुद्दे पहले डिस्कस कर रहे थे,
हम काफी कंफ्यूज कर लेते हैं कैचमेंट ट्रीटमेंट से। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा इस पर्टिकुलर सेंस में कैचमेंट ट्रीटमेंट का नहीं है। अगर कोई ट्रेडिशनल तालाब है और ट्रेडिशनल तालाब अभी भी रिलायबल है काफी हद तक, लेकिन वो अब भरता नहीं है, तो पहला आप ये देखने की कोशिश करो कि क्यों नहीं भर रहा है, क्योंकि पहले तो भरता होगा तब तो बनाया था। वो कैलिब्रेट किया होगा उन्होंने, आउटपुट इनपुट सबको, तो अब क्यों नहीं भर रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में हमने ये पाया है कि कैचमेंट में से रोड जाने की वजह से या अदर डेवलपमेंट वजह होने की वजह से पानी डाइवर्ट हो गया। तो ये एक इश्यू होते हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। ये बहुत इजी सॉल्यूशन है, इसमें कोई ज्यादा बात में मगज भी नहीं लगाना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आप थोड़े कैचमेंट को मैनेज करिए, ताकि अगर ऐसे कुछ डाइवर्जन हुए हैं तो वो आप वहां पे आ जाए पानी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण असेसमेंट होता है कैचमेंट को लेके। दूसरा था कि आप कह रहे थे कि कैचमेंट होता है उतना ही हम तालाब बनाए। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक गांव है, 100 लोगों की बस्ती थी और वो तालाब था, अब वो 100 की जगह 200 हो गए हैं। अब वो तालाब अभी भी बड़ा किया जा सकता है, लेकिन कैचमेंट छोटा पड़ रहा है। तो उसमें कोई हार्म नहीं है कि नियर बाय कैचमेंट को तालाब कन्वर्ट करके यहाँ पानी ले आओ, क्योंकि क्या उस 200 लोगों के मतलब वो अनदर 100 के लिए आप क्या प्रोविजन करोगे। कोई नए जगह पे तालाब बनाओगे तो वो फेच कैसे करने जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कैचमेंट कनेक्शन करना या एक कैचमेंट से दूसरी जगह पे कैचमेंट को डाइवर्ट करना, ये सब डिपेंड्स करता है कि नीड असेसमेंट किस तरह का है। अगर मान लीजिए कि वो तालाब बहुत ही रिलायबल है, लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन पानी कम पड़ता है, कैचमेंट भी ओके है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, लेकिन कैचमेंट से पानी कम आ रहा है, तो फिर आप नए नियर बाय को जोड़ दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि ये एग्रीकल्चर के लिए करना चाहिए, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसको करने में, क्योंकि आप ज्यादा छेड़खानी कर नहीं रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर की आपकी नीड कितनी होती है, तो उस केस में अगर ये सॉल्यूशन आ जाता है तो गांव के लिए और 20, 30, 40 साल अच्छे से गुजर जाएंगे। यस, यहाँ पे एक एग्जांपल केस मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये करमटा करके गांव है अबड़ासा का, और इसका आप अगर देखो तो ये जो पिंक कलर है वो पूरा का पूरा लाइमस्टोन है, और लोकलाइज्ड ही वहां पे एक डिपोजिशन मिलता है सैंडस्टोन का, और ये बीच में क्ले है, मतलब लाइमस्टोन क्ले का इंटरकनेक्शन है। जो हम फील्ड में जो लास्ट डे अबड़ासा गए थे ना, जहाँ पे लास्ट में हमने समराइज किया था, उस टाइप के लाइमस्टोन और क्ले के इंटरकलेटेड स्ट्रेटा है, और ये सेटलमेंट है, और पास में लोकलाइज्ड ही सैंड डिपोजिट हुआ है, और सेलो डेप्थ का है, लोकलाइज्ड एक्वीफर है। अभी हुआ क्या है यहाँ पे कि ये लोकल कैचमेंट है, छोटा ही कैचमेंट है, और ये कैचमेंट की एंड पे, ये एकदम कोस्टल विलेज है, तो कैचमेंट की एंड पे यहाँ पे एक तालाब है। वहां पे वहां से लोग पानी लेते हैं कैटल, और उसके डाउनस्ट्रीम में एक कुआं है यहाँ पे, और ये कुएं में से, क्योंकि एकदम से लोकलाइज्ड एक्वीफर है, उतने ही एक्वीफर से एक ही कुआं है, वहां से लोग पानी लेते हैं, और ये जो तालाब है वो उसका बैकबोन है, वो एक्वीफर का बड़ा तालाब है, और वो तालाब से उसको रेगुलर मतलब रिचार्ज मिलता रहता है, और उसमें से लोग पानी पीते हैं। अभी हुआ क्या कि यहाँ से जो रोड, मैंने ये जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है वो रोड बनी, और रोड ने क्या किया, ये एक चैनल अगर आप देखो तो ये एक चैनल को डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से इस चैनल को डिस्कनेक्ट किया, और यहाँ से, तो मतलब ये 3 मेजर चैनल से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी हुआ क्या कि ये रोड बनने की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ रह गया, फिर नेचुरली उसको जहां से ग्रेडियंट मिला होगा वहां से पानी निकल जाता है, तो ये तालाब में वाटर इनफ्लो जो है वो कम हो गया, तालाब में स्टोरेज कम हुआ, उनके ओपन वेल को रिचार्ज, एक्वीफर को रिचार्ज मिलना कम हुआ, इश्यूज स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे क्या करवाया कि ये रोड को ब्रेक करके कलवर्ट डाल दिए, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं, कलवर्ट डाल दिए, और उससे इस कैचमेंट को रिकनेक्ट कर दिया। ये इतना ही, ये 3 जगह पे ये रिकनेक्शन करने से ही उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नॉर्मली अगर आप रिसोर्स को असेस नहीं करते हो, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि पहले यहाँ पे पीते थे, अभी तो वो इतने में से क्या उनको एक्वीफर में से पानी मिलता होगा, और सीधा पाइपलाइन वाटर कनेक्शन या फिर नया ओपन वेल बनाने की बात आती है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली रिसोर्स पहले जो आपको
वाटर सप्लाई करता था, अभी क्यों नहीं करना है, कर रहा है, क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, या क्या इश्यू है, उसकी जो एकदम से बॉटम लाइन पे जाके जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है। तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो रोड नेटवर्क जो डिपार्टमेंट है उससे बात करके यहाँ पे कलवट डलवा दिया, उनका इश्यू रिसॉल्व। तो कई बार हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है, पानी आना कम हो गया, कुएं में पानी नहीं आया, क्यों नहीं आया, तालाब में नहीं आया, तालाब में क्यों नहीं आया, कैचमेंट से नहीं आ रहा है, कैचमेंट में क्यों नहीं आ रहा है, क्या ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुए, तो वहां से हमको वो जो रूट कॉज जो है वो हमें पता चल जाता है। तो ये एक और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो डीप एक्वीफर बेस्ड सिस्टम है। मस्का जो कनकावती एक्वीफर में जो हम लास्ट टाइम जो विजिट किए थे, कोस्टल एक्वीफर है और एकदम कोस्टल विलेज है ये मस्का। उसके बाद तुरंत ही अरेबियन सी ज्वाइनिंग लागू पड़ता है। तो ये विलेज जो है उसकी टोटल पॉपुलेशन 5600 है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इसके मेजर ऑक्यूपेशन है। इसकी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम जो है वहां पे एक ही मतलब बोरवेल्स ज्यादा है, लेकिन एक ही सिस्टम है कि उनका डीप बोरवेल है, पास में ही विलेज सेटलमेंट के पास में एक चेकडेम है, चेकडेम में बोरवेल है, उसमें से लोग पानी लेते हैं, उसमें से लिटरली पानी सप्लाई होता था। और वो उसकी क्वालिटी समर सीजन में आप जाओ तो नॉर्मली 6000 के ऊपर उसकी वाटर क्वालिटी हो जाती थी, और उसको वो लोग ट्रीट के उसको आरओ से ट्रीट करके उसको पानी उसमें से लेते थे। अभी इसका जियो हाइड्रोलॉजी असेसमेंट हमने किया, तो ये एक्वीफर तो पोटेंशियल कनकावती सैंडस्टोन है। रीजनल वाटर रीजनल एक्वीफर होने की वजह से क्या होता है कि पूरे एरिया में से जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो ऑटोमेटिकली पूरे एक्वीफर में वाटर टेबल डिप्लीशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी वाटर टेबल डिप्लीशन है। एक मेजर जो इश्यू यहाँ पे है कि 47 मीटर की डेप्थ पे एक क्ले लेयर आता है, 3 फीट का ही, वो क्ले लेयर के नीचे वाटर टेबल है। तो आपको क्या ये चर्चा जो हम कर रहे हैं इट मेक्स अ सेंस? यस। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, बहुत फैंसी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली इतने फैंसी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो अभी तक काम में ले रहे हैं लोग, अगर उसी के इर्द गिर्द कुछ किया जाए तो सॉल्यूशन काफी आसानी से डेवलप हो जाता है, ऑन भी हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि इसको रिडंडेंट करते हुए अगर कोई नई चीज लाई गई तो चांसेस आर देर कि वो कितना चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो एसीटी का भी जो अनुभव रहा है खास करके ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्वांटम ऑफ नीड इज नॉट बिग एक्चुअली, और इसको मार देता है पूरा का पूरा सीजनलिटी। अगर तालाब पे रख दिया तो खाली हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, थोड़े डीपर चले गए तो थोड़ा सेलिनाइजेशन का इश्यू है। तो ये नैरो रेंज मिलती है काम करने के लिए, लेकिन अनुभव ये है कि सफिशियंट है। ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इवन लाइफ स्टॉक की भी नीड हम इसमें कैलकुलेट कर लें तो उतना वो रिसोर्स सपोर्ट कर देता है। एक दो चीज मैं और भी हाईलाइट कर देता हूँ। कई बार हम जाते हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हो सकता है, इरिगेशन के लिए भी हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं हमें तालाब बड़ा कर दो। अब तालाब बड़ा कर दो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब हमें एसेस करना है कि क्या जो हम काम करेंगे एडिशनल वो इसको सपोर्ट करेगा, कैचमेंट में इतना दम है कि इसमें इतना पानी आएगा। तो ये करना पड़ता है। कई बार हम तालाब गहरा करने का कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत लिक्रेटिव जॉब है फ्रॉम द विलेज पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन क्या वो वेस्ट वियर है? अगर वेस्ट वियर को 1 फीट ऊपर कर दिया गया ना तो बहुत क्वांटम ऑफ वाटर उसमें रुक सकता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो एक्चुअली आप जो कह रहे थे ना अजय जी, ये पूरे टेंडम में होता है कि कैचमेंट, आपका स्टोरेज और आपका वेस्ट वियर का लाइन, अगर इसमें से जो चीपेस्ट लगता है वो पहले करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम रॉन्ग को पहले चूज कर लेते हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। एस्पेक्ट बन जाता है। हाँ से नहीं, शैलेश भाई, हाँ जी। हमारे यहाँ एक ये भी थोड़ा मैंने इशू देखा है कि मतलब तालाब बनाते हैं हम्म, हार्वेस्टिंग के लिए, और हम्म, बाद में वो पता चलता है कि यहाँ पर्कुलेशन हो रहा है। मतलब ये भी बहुत इशू है कि वो किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इतना डिटेल्स में
स्टडी स्टडी नहीं करते। तो बहुत जगह पे हमने देखा है कि नाम ही बदल देते हैं कि वो हार्वेस्टिंग की जगह उसको परकुलेशन टैंक करते। तो वो मुझे थोड़ा कहना था कि वो प्लानिंग में ये सब चीजें नहीं लेते हैं हमारे। मतलब मैंने बहुत गांव में और संस्थाओं के साथ भी देखा और गवर्नमेंट के भी स्ट्रक्चर्स देखे कि ये इतना डिटेल में नहीं देखते ऐसा। इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा था। जरूर जरूर। कुणाल जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ शैलेश जी, बहुत बार ऐसा दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सेट क्या है। मतलब बहुत बार ये बड़ा चकाचौंध वाला काम करना है, क्योंकि दिखता है, विजिबिलिटी आती है, या फिर ये जो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए टाइम देकर छोटे छोटे चीजों से अगर हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं तो वो करना है। तो बहुत जगह मुझे वो वैल्यू सिस्टम का एक दिखता है। और दूसरा कि अभी लातूर में, महाराष्ट्र में सब मतलब बहुत न्यूज हुई थी कि ट्रेन से पानी लाया गया था। तो तब वहाँ पे श्री श्री रविशंकर, ये जो संस्था है, उन्होंने कुछ एक नदी है उसका वाइडनिंग एंड ऐसा सब किया, क्योंकि पानी आना चाहिए। बट यही था कि ऊपर से उतना कैचमेंट में पानी नहीं था कि वो पानी लातूर तक आ पाए, और उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ। और बहुत से लोग, मतलब पैसे भी चले गए, लोगों से फंड रेज किया था उन्होंने, उतना टाइम चला गया, बट उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ, और उनको फिर भी पानी लाना पड़ा। तो ये ऐसे, और रिवर मतलब रिवर डेपनिंग और वाइडनिंग की वजह से जो बाकी इशू है वो उसके ऊपर कुछ रिसर्च भी हुआ है। तो वो भी इशू बढ़ गए। तो वो थोड़ा है, कुणाल जैसे बोल रहा है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना टाइम देना है क्या? मतलब मुझे वही लग रहा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जलयुक्त शिवार थी, बिकॉज ड्रॉट प्रोन एरिया था। 5 साल में 5,000 गांव करने थे। मतलब हर साल में 1,000 गांव करने हैं, तो मशीनें चला दो, फटाफट हो जाएगा, मतलब 4-5 महीने में ऐसा। तो यही वाइडनिंग करके अप्रोच था वो जनरली। सॉइल निकल के साइड में रखते थे। तो उसकी वजह से आपने जो रास्ते का बताया, तो बाकी के इनफ्लो जो है मतलब ड्रेनेज लाइन से पानी भी आ रहा है वो भी बंद हुआ था। तो बहुत जगह पे वाटर फ्लो मतलब क्या खेतों में ही पानी रुक रहा था। तो उसकी वजह से खेतों में भी इशू चालू हो गए। तो वो थोड़े अ, है इशू, मतलब वो वैसा होता है स्ट्रक्चर करने की वजह से। ठीक है। अब मतलब देखो, रिवर वाइडनिंग एक अपने आप में एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी रिक्वायर्ड है। अगर एंक्रोचमेंट हुआ है तो आप वाइडन करें, वो समझा जा सकता है। लेकिन नेचुरली को अगर वाइडन किया जाएगा तो उसके रिपरकशंस को देखना पड़ेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ। तो ये एक बात है। दूसरा एक बात ये है कि थोड़ी ज्यादा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हमें चाहिए रिवर वाइडनिंग वगैरह के काम के लिए। तो वो हमें समझनी है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास है कि नहीं है। कुणाल जी, आपका जो प्रश्न था वैल्यू सिस्टम को लेके कि बहुत फैंसी काम करना है या बहुत रूटेड काम करना है, हम्म। और दूसरा आपने स्पीड का एक इश्यू जोड़ा था कि भाई कितना समय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा है कि देखो, वैल्यू सिस्टम्स तो ऐसी है कि जिसके साथ आप एक लेवल के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सामने वाले की क्या वैल्यू है या कुछ किस वैल्यू सिस्टम्स को वो मान करता है, बिलोंग करता है, वो इतना महत्व नहीं रखता है। हम क्या करते हैं, मतलब हमारा खुद का वैल्यू सिस्टम्स क्या है, मुझे लगता है वो पहले प्राइमरी इंपॉर्टेंट है। हमें वो लूज नहीं करना है। एक बार अगर ये ठीक हुआ तो हो सकता है कि कुछ मतलब प्रेशर होता है काम का, आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन वैल्यू सिस्टम्स हमें अपनी इंटेक रखनी है। सामने वाला भी उसको समझेगा कि ये हम क्या कह रहे हैं। आपको अनुभव से लगेगा कि थोड़ा लगेगा। दूसरा स्पीड का, मैं कहता हूं हम जो क्रिटिकल एनालिसिस की जो बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग, नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत टाइम कंज्यूम करेगा क्रिटिकल एनालिसिस। ये एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके लुकआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ढूंढेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी आपको समझ आ गई है, थोड़ी सी भी आप एक्सपर्ट हो गए, आप प्रश्न को इजीली समझ जाएंगे और बहुत फास्ट आप उसमें सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपके लुकआउट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगा है। जहां तक स्पीड की सवाल है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत हम शब्द को बहुत कॉमनली यूज नहीं करते हैं। कई बार मुझे लगता है करना चाहिए, सरकार करती है कभी कभी, लेकिन उसको भी बहुत कॉन्स्टेंटली यूज नहीं करती है। वो है कि जन शक्ति को जल शक्ति के साथ जोड़ना है। तो उसका मतलब ये है कि जैसा हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें जो अच्छा ठीक लग रहा है, ऐसी सोच वाले लोग ज्यादा से ज्यादा बन जाए,
उसके ऊपर कुछ काम करना है। तो इसीलिए एक होता है कि प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, एक ये काम हो जाता है। लेकिन एक ओवरऑल एक थॉट प्रोसेस में सोसाइटी में इंप्रूवमेंट आए, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल है, जो सबको मतलब प्ले करना है। और आप जहां पे भी हैं, आपकी संस्था की कैपेसिटी से और आपकी कैपेसिटी से भी वो करना पड़ेगा। अभी हम उसमें फिलहाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हम प्रोजेक्ट के छोटे पैमानों को देखते हैं, और एक 10 भी हो रहा है। लेकिन आपके मुद्दे को हम फिर से डिस्कस करेंगे कुणाल जी, उस चीज को। लेकिन फिलहाल मैं सेजिना को रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक फॉरवर्ड द प्रेजेंटेशन डिस्कशंस। यस। सो ये जो गांव है मस्का, ये कोस्टल विलेज है। कनकावती एक्वीफर मतलब सैंडस्टोन एक्वीफर है। वाटर टेबल डिप्लीशन मेजर इश्यू है। और अगर हम रिचार्ज का सोचे तो हमें ये एक चीज देखना है कि जो वाटर टेबल है, जो हमारा एक्वीफर है, उसकी प्रोफाइलिंग क्या है। बीच में जो क्ले का लेयर आता है, तो वो उसको रिचार्ज को ऑब्स्टेकल लेयर की तरह काम करता है, और जो रिचार्ज वाटर है उसको डाउनवर्ड परकोलेट होने नहीं देता है। सेकंड थिंग, ये जो विलेज है वो कोस्टल विलेज है, तो सी वाटर सैलिनिटी इंग्रेस जो है, मतलब पूरे एक्वीफर में जहां से भी अगर इंटरलैंड एरियाज में भी अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो सी वाटर सैलिनिटी इंग्रेस होगी, तो पहले कोस्टल विलेज को ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ कि सी वाटर इंग्रेस वो इश्यू है, और जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी है वो पुअर है। और कभी कभी समर सीजन में ये जो उनका ड्रिंकिंग वाटर बोरवेल है, उसकी जो मतलब टीडीएस वैल्यू है वो 6000 को भी क्रॉस करके जाती है। अभी ये पूरा उसका विलेज की बाउंड्री है। एक्शन प्लान क्या किया यहाँ पे, आप इसको अगर देखो, ये इनका सेटलमेंट है, और ये जो है ये उनका चेकनेम है, और चेकनेम में ये बोरवेल है। मतलब यहाँ पे ये आर्टिफिशियल रिचार्ज बोरवेल का लोकेशन है, लेकिन वहीं पे उनका ड्रिंकिंग वाटर का बोरवेल है। तो जैसे वीराज में मैंने बताया ना कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, वैसे ही कोई भी एक्वीफर रीजनल एक्वीफर हो तो भी हम उसमें जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को वर्कआउट कर सकते हैं। तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रिचार्ज को भी अफेक्ट करता है, वैसे ही डिस्चार्ज को भी। मतलब कि जहां अगर आप पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एकदम से इमीडिएटली वो जो जोन में से वाटर टेबल डिप्लीशन होना शुरू होगा, उसको जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। सिमिलरली रिचार्ज स्ट्रक्चर है, तो रिचार्ज स्ट्रक्चर से जिस एरिया तक उसका बेनिफिट जाता है, मतलब वाटर टेबल और वाटर क्वालिटी इंप्रूव होता है, तो उसको जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो ये जो एक्वीफर है उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस 400 मीटर है। तो आसपास में और कोई बोरवेल्स यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया गया कि आर्टिफिशियल रिचार्ज ट्यूबवेल, ये जो चेकडेम है उसमें एक्सकेवेशन किया गया, मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज किया। और वहां पे अभी यहाँ से जो भी रिचार्ज होता था, आप देख सकते हैं कि सीरीज में काफी सारे चेकडेम्स है। फिर भी यहाँ पे वाटर क्वालिटी के इश्यू क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप वापस प्रीवियस स्लाइड में हम देखें, तो ये जो क्ले लेयर है, ये क्ले लेयर जो है वो यहाँ से, सॉरी ये रहा, ये यहाँ से पानी को डाउनवर्ड परकोलेट होने नहीं देता है। तो हमने क्या किया कि ये पॉन्ड में हमने वो क्ले लेयर को पंचर करते हुए, मतलब 170 फीट का डीप रिचार्ज बोरवेल यहाँ पे बना दिया है, ताकि क्या हुआ कि चेकडेम है, वो चेकडेम में जो सरफेस वाटर स्टोर्ड है, उसको एफिशिएंटली वो पानी हमने वो एक्वीफर के लेवल तक, वो वाटर टेबल तक पहुंचा दिया। तो उससे क्या हुआ कि वो एक्वीफर को जो रिचार्ज बेनिफिट है, रिचार्ज ऑगमेंटेशन मिला। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये तालाब है, चेकडेम है, और उनका जो ड्रिंकिंग वाटर बोरवेल है वो यहाँ कहीं पे है। और ये रिचार्ज बोरवेल का आपको एयरवेंट पाइप दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर में रिचार्ज बोरवेल कर दिया 170 फीट का। ये कुछ 200-250 फीट का ये उनका ड्रिंकिंग का बोरवेल है। तो ये पूरा का पूरा जो रिचार्ज का बेनिफिट है वो डायरेक्ट इस ये बोरवेल को मिला। और आप देख सकते हैं कि ये उसका बोरवेल है ये। तो ये मई महीने में प्री मानसून 19 में 7490 टीडीएस उस वेल के थे, और पोस्ट मानसून में, मतलब ये हमने
बिफोर मानसून हमने काम स्टार्ट किया, तो जून से जो बारिश हुई, और जब हमने क्या बोलते हैं पोस्ट मानसून में हमने जब टीडीएस देखा तो वो 1240 टीडीएस हो गए। और यहाँ पे और एक एनालिसिस हमने किया कि चलो ये तो पोस्ट मानसून में हुआ, नेक्स्ट समर सीजन में उसका टीडीएस क्या था, मतलब प्री टू प्री अगर हम देखें तो भी वो कुछ 1800 या 2000 के करीब वो टीडीएस था। तो धीरे धीरे यहाँ से जो है वो सैलिनिटी वॉश आउट होती गई और उसको पेरेनियल रिचार्ज मिलने से ये ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। अभी यहाँ पे क्वांटिटी का इश्यू नहीं था, क्योंकि पास में सी वाटर है तो कोई बोरवेल ड्राई नहीं होगा, लेकिन इश्यू यहाँ पे क्वालिटी का था। तो क्वालिटी का इश्यू को हमने रिचार्ज ऑगमेंटेशन से हमने सपोर्ट किया। अभी पहले के जो सारे एग्जांपल्स थे उसमें रिचार्ज के लिए सरफेस वाटर था, मतलब पॉन्ड के कैचमेंट को ट्रीट किया या पॉन्ड को डिसिल्ट किया। अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका जो रिचार्ज सपोर्ट है वो चेक डैम्स तो ऑलरेडी है, फिर भी क्यों रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो हमको और एनालिसिस में जाना है कि वो वाटर टेबल तक बीच में जो क्लियर लेयर आता है जो उसको कन्फाइन करता है वो एक्वीफर को, उसको हमें पंक्चर करके आर्टिफिशियली वो सरफेस वाटर को हमको उस लेवल तक लेके जाना है। तो थ्रू दिस ये मस्का विलेज जो है उसमें वाटर क्वालिटी जो है इंप्रूव होके वाटर सिक्योरिटी यहाँ पे हमने इंक्रीज की। ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल दूसरा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये भाड़ियात करके विलेज है, धोलेरा अहमदाबाद के नजदीक में। ये गल्फ ऑफ कैम्बे से 23 किलोमीटर दूर है और ऐसा यह जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है उसका ये पार्ट है और बहुत पावरफुल विलेज है पॉलिटिकली भी। और इस विलेज की जो लोकल, मतलब ये कम्युनिटी का आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ कि काफी सारे लोग जो है वो आईपीएस या आईएएस उस लेवल तक के ये गांव जो है वो पावरफुल गांव है। पूरा फ्लैट लैंड है, क्लेई एल्यूवियम है, रेसिडुअल मड फ्लैट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी आता है, मैं थोड़ा जियोलॉजी की बात करूं तो क्लेई सॉइल है और सैंड है, मतलब ये पूरा का पूरा एल्यूवियम ही है। यहाँ की सिचुएशन की बात करूं तो जो सप्लाई जो है वो डिस्टेंस सप्लाई है, मतलब पाइपलाइन से पानी आता है, वो कुछ बड़े डैम से पानी आता है। और इतना पावरफुल विलेज होने के बावजूद भी वहां पे वीक में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है। और वो जो पानी है वो मतलब बड़ी टैंक है उससे भी कनेक्शन उन्होंने लिया, तो भी उनको जो जो उनकी डिमांड है, नीड है, वो ये वाटर सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। कुछ ये भी देखा कि उस गांव के कुछ जो थोड़ा एलिवेटेड एरियाज पे जो हेमलेट्स है वहां तक तो पानी पहुंचता ही नहीं है। तो उन लोगों को, उनके पास जो 2 लाख लीटर के टैंक है वो उनको पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि वीक के लिए उनको पानी चाहिए। तो हाई कोस्ट पे वो लोग वाटर टैंकर्स जो है वो मंगवाते हैं और उससे वो समर सीजन में जब भी मतलब पानी की किल्लत होती है तो उस टाइम पे वो टैंकर से वाटर मैनेजमेंट करते हैं। अभी आप देखिए ये आपको पॉन्ड दिख रहा है, गांव में एंटर होते ही इतना बड़ा ब्यूटीफुल पॉन्ड है, ठीक है। डिमांड क्या थी कि आपको मतलब जो वाटर सप्लाई, एक्सटर्नल वाटर सप्लाई है, सिस्टम है, उससे बड़ी पाइपलाइन डाल के दो हमें। जो मतलब छोटी साइज की डायमीटर की जो पाइपलाइन है उसकी बजाय एक बड़ी साइज की डायमीटर वाली पाइपलाइन लगा के दो, या फिर एक संप बना के दो, गांव के नजदीक में एक सब सरफेस स्टोरेज का बड़ा संप बना के दो ताकि वहां पे पानी स्टोर हो और वहां से हम रेगुलर सप्लाई जो हमारे ओवरहेड टैंक है उसमें करें और उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ये जितनी भी रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम्स होती है, पाइप वाटर सप्लाई होती है, वो एक गांव से कनेक्टेड नहीं होती है, काफी सारे विलेजेस उसके साथ जुड़े हुए हैं। हर एक लेवल पे पॉलिटिक्स है या जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको अफेक्ट करता है। और उसकी ये तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पेरेनियली उस सोर्स की पोटेंशियल इतना रहेगा ही, वो सोर्स का जो रिसोर्स है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे इतना बड़ा डैम है उसमें हमको पानी मिल रहा है तो हमको उसमें से तो इतना ही पानी चाहिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी, उस पे कितने और जो विलेजेस डिपेंडेंट है वो बात नहीं आती है। तो हमने जो लोकल जो सोर्स है वो देखा तो वो बहुत बड़ा तालाब है, लोग पहले उसी में से पानी पीते थे, उसमें 2-3 ओपन वेल्स भी है
और तालाब भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो दिक्कत ये हुई कि वहां पे एक बहुत बड़ी मस्जिद मतलब दरगाह भी है और एक मंदिर भी बड़ा है। तो उसमें से जो भी सीड्स हैं वो उस तालाब में डालते थे, और वो जो लोटस होता है ना, हेलोफाइट्स, उसका यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से उन्होंने उस तालाब को अबंडेंट छोड़ दिया। तो कैटल भी डायरेक्ट उसमें से पानी पीते हैं। तो इसकी वजह से उसका जो तालाब का जो यूज है वो कम हो गया, मेंटेनेंस बंद हो गया, प्रोटेक्शन बंद हो गया, क्योंकि उनको रीजनल वाटर सप्लाई मिल गया। और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो हाईली सलाइन है। तो जब हमको इस विलेज को वाटर सिक्योरिटी पे लेके जाना है, तो डिस्टेंस सप्लाई तो पहले अच्छा था, धीरे धीरे उसकी भी रिसोर्स की कैपेसिटी डिस्टर्ब हुई या और गांव जुड़ते गए, तो यहाँ पे सप्लाई कम हो गया। ग्राउंड वाटर है नहीं, तो डेफिनेटली हमको जो ये सरफेस वाटर स्ट्रक्चर है उसको ही ध्यान में रखना है। तो हमने क्या यहाँ पे प्रपोज किया कि जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई विलेज वाटर पॉन्ड है उसको हमें डिसील्ड करना है, और उसको डिसील्ड करने के साथ हमने ये प्लान उसको प्रपोज किया कि उसमें से बीच में से एक बंड बना दे, ताकि कैटल के लिए वो अलग पार्ट हो जाए और ह्यूमन के लिए अलग हो जाए। दूसरा है कि उसका जो डिसील्टिंग है वो हम ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि सलाइन सॉइल है नीचे। तो उसकी वजह से एकदम से मैक्सिमम 3 फीट तक का, 1 मीटर तक का ही डिसील्टिंग करना है, और जो हेलोफाइट्स है उसको मैन्युअली रिमूव करना है। और उसके बाद ये पॉन्ड में से बहुत बड़ा पॉन्ड है, उसमें से पंप करके ओवर हेड टैंक में पानी लिया जाए, उसको क्लोरिनेशन किया जाए, और फिर जो है वो पूरे विलेज में सप्लाई किया जाए। और एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कुछ विलेज हाउस होल्ड तक पानी नहीं पहुंचता है, तो वहां पे हम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहां पे रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कितने बड़े पॉन्ड है, ये पूरा का पूरा विलेज है और ये पॉन्ड है। तो इसमें से ये पूरा पॉन्ड भरता है, लेकिन ये यहाँ पे एक दरगाह है, एक मंदिर है, तो वहां से वो जो सीड्स उसमें डालते हैं कचरा, उससे पूरा हेलोफाइट उसमें जम गया है। प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वाटर क्वालिटी एनालिसिस भी उसका करवाया कि ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है या उसकी बीओडी सीओडी, पूरा का पूरा टेस्टिंग करवाया, तो ये पानी पोर्टेबल है। तो ये एनालिसिस हमको, क्रिटिकल एनालिसिस, ये थिंकिंग है वो कम्युनिटी के सामने रखना है कि पॉलिटिकली पावरफुल या हाई अथॉरिटी लेवल के लोग वहां पे रहते हैं, तो इट डजंट मीन कि आपको एक बड़ा ही प्लान सोचना है कि आप बड़ी पाइपलाइन लगा के पानी लेके आओ, तो उसको आपको आपका आपके कंट्रोल में नहीं है वो सिस्टम। ऑलवेज आपको उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, वो पूरा एक एडमिन सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ आप जब काम करते हैं। तो जब विलेज में लोकल वाटर सप्लाई है और उसमें ओपन वेल भी है, और कम्युनिटी के साथ जब डायलॉग किया, तब उन्होंने बताया कि हम पहले इसी का पानी पीते थे, लेकिन ये पाइप वाटर सप्लाई आने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। तो पाइप वाटर सप्लाई आता है तो हम उसकी मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ जो ये ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है उसको जब छोड़ देते हैं, तब वाटर क्राइसिस क्रिएट होती है। और वाटर क्राइसिस में जहां से आपको प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन को आप वापस एज अ सॉल्यूशन मान के चलते कि नहीं, हमको पाइप वाटर सप्लाई ही इंक्रीज करके दो, तो उसमें वापस फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाले ही है। तो उस तरीके से इस गांव का ये प्लान किया है। और एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी, कचकाई है, मापर विलेज करके है, मांडवी ब्लॉक में। इस गांव को रेगुलर पाइप वाटर सप्लाई मिलता है, गुड क्वालिटी वाटर है, रेगुलर है, एडिक्वेट पानी मिलता है, कोई इश्यू नहीं है पाइप वाटर सप्लाई में। ओनली थिंग इज दैट कि वो जो पाइप है वो उसके पास के नदी में से पास होते आती है, और मानसून में जब बारिश आती है, मतलब रन ऑफ जनरेट होता है वो रिवर में से, तो वो पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है, तो कुछ दिनों के लिए ड्यूरिंग मॉनसून उनको पानी नहीं मिलता है। तो डिमांड क्या है कि आप हमको गांव में नया वेल बना दो। तो टीम ने एक्चुअली ऑलमोस्ट प्रपोजल भी तैयार हो गई थी। हमने कहा कि चलो पहले देखते हैं कि लोकल वाटर सिस्टम क्या है। तो उसी गांव के पास में तालाब है, वो तालाब में एग्जिस्टिंग वेल भी है, उसमें नया वेल बनाना है। क्यों? बोले ये वेल खराब है। तो वेल खराब है मीन्स कि आपने वो पॉन्ड को यूटिलाइज नहीं करते थे, तो पॉन्ड का पानी खराब हो गया,
वेल को मतलब उसको क्लीन नहीं किया है तो उसको डिवॉटरिंग करके क्लीन करना है। तो इस तरीके से हमको ड्रिंकिंग वाटर की नीड, डोमेस्टिक नीड को एनालाइज करना है। कि हम बोलते हैं कि क्राइसिस है, पानी नहीं मिलता, तो आप पूछो कि कब नहीं मिलता है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि समर सीजन में नहीं मिलता है, यहाँ पे मानसून में पानी नहीं मिलता है। तो जब मानसून में पानी नहीं मिलता है तो ऑलरेडी आपके गांव में बारिश गिरती है, आपके गांव के जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है वो पानी से भरे रहते हैं। तो उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करना है। तो कभी कभी हम कुछ डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स की भी जरूरत नहीं होती, हमको जस्ट जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है। तो ये कुछ 6-7 एग्जांपल्स केस स्टडीज जो है मैंने शेयर किया कि हम थोड़ा सीधा सॉल्यूशन पे ना जाए, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करें, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको एनालाइज करें, डिमांड्स को कैलकुलेट करें, और फिर मैक्सिमम आपका रिसोर्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है, इन अ वाइज वे अप्रोप्रिएट एक्शन हमको डिफाइन करना है, और उस हिसाब से हम ड्रिंकिंग वाटर को सिक्योर कर सकते हैं। दैट्स इट। आपके कोई क्वेश्चंस हो शैलेश भाई, आपके कोई कमेंट्स हो? तो सेजन मैंने आपका जो भाड़ियात वाला जो मुद्दा था ना, उसको भी मतलब सीरियस कंसिडरेशन करने जैसा है। अभी जो 21 तारीख को जो हमने मीटिंग की थी उसमें भी मैंने यही मुद्दा रखा था कि कई बार क्या होता है कि गांव में ट्रेडिशनल तालाब था, वो पानी देता था, लेकिन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से गांव में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया। अब वो तालाब एक्चुअली डिसयूज हुआ, डिसयूज के बाद मिसयूज हुआ। तो इस सिलसिले में अब क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें किसी भी तरह का, तो इसके लिए अब वो इग्नोर ही हो रहा है डे बाय डे। अब जब पानी की क्राइसिस होगी तो अब फिर से एक्सटर्नल सॉल्यूशनों को सोचा जाएगा। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पानी को मिक्स करके देना चाहिए। आपको रोज जितना पानी आता है एटलीस्ट इंश्योर कि आपके तालाब में से कुछ ना कुछ 5,000, 10,000, 20,000 लीटर पानी उठा के आप आपकी मेन सिस्टम में प्योरीफाई करके डालेंगे और उससे को सप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि एक्चुअली लोगों का इंटरेस्ट उस तालाब में बना रहेगा। एट प्रेजेंट जिस तरह का सिनेरियो डेवलप हो चुका है, मतलब तालाब में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तालाब में इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसके बाद तालाब के साथ जो होना है हमने सबको पता है क्या होगा। तो एक एफर्ट्स ये भी किए जा सकते हैं कि सब ठीक है लेकिन फिर भी इसको जोड़ के कुछ देखना चाहिए। और उसके लिए जो कुछ भी करना है, अब देखो प्योरिफिकेशन वगैरह इतना कोई टेक्नोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट जॉब नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो जो आपने जो भाड़ियात में जो प्रपोज किया, होपफुली अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए और 1-2 साल उसका एक्सपीरियंस किया जाए, तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक जबरदस्त केस स्टडीज बनेगा कि हर जगह पे ड्यूअल सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाहर से पानी तो लेते हैं लेकिन अपना सोर्स इस तरह से जमा लेते हैं ताकि एक कॉम्बिनेशन में जाता रहे। मैंने पिछले बार भी मेरे ख्याल से मैंने डेटा शेयर किया था। अगर हमीरसर का पानी भुज की पॉपुलेशन को सप्लाई किया जाए एट द रेट ऑफ 100 लीटर, हाँ, तो भी मुझे लगता है कि वो 250 से 300 दिन हमीरसर पानी दे सकता है डोमेस्टिक। 100 लीटर मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी का 100 लीटर आप कहीं बाहर से जुगाड़ कर लो। तो हमें सब दे रहा है पानी लेकिन किसी को लेना नहीं है। आप जब आएंगे तो आपको वो तालाब हम भुज का सिटी का दिखाएंगे, किसी को लेना नहीं है। तो होगा क्या है कि वो पूरा डिटेच हो गया है। तो एक चैलेंज मुझे लगता है कि ये भी है कि इसको हम किस तरह से लिंक करेंगे। शिवाली, धर्मेश भाई, पदम जी, आप बिल्कुल, शिवाली तो फिर भी कुछ पूछने की कोशिश किया था, अजय को कुछ पूछने की कोशिश थी उसकी, लेकिन धर्मेश भाई और पदम जी तो बिल्कुल शांत है। शिवाली। ऐसा कोई सवाल नहीं है, हम्म। पर मतलब इंटरवेंशन तो ठीक है, बट क्रिटिकल एनालिसिस भी ठीक है। मतलब आई ऑल्सो थिंक जो सजीना मैंने बोला, समटाइम्स सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल, पर हम उसको इतना एनालिसिस पैरालिसिस करके इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें वो समझ ही नहीं आता है, सोल्यूशन हमारे पास होता है जबकि। बट टू अराइव एट दिस, मतलब मैं शायद अभी भी अटकी हुई हूँ। मैंने योगेश भाई को भी बोला था कि इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, अगर हम्म। हम एविडेंस बेस पे जाएं, डेटा बेस पे जाएं कि पानी की कितनी जरूरत है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग थोड़ा वहां पे अटका हुआ है कि कोई से प्रपोज इंटरवेंशन तक आने के लिए या कोई से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आने के लिए
उसके लिए स्पेसिफिकली ड्रिंकिंग वाटर वाला जो अपना नीड है, उसके लिए कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे कैलकुलेशन के लिए। और जब, क्योंकि हमने इसमें भी, जैसे मैंने योगेश भाई से भी पूछा कि हमने एक मेथड था जिसमें हमने सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग के पहले हमने सारे इनफ्लो पैरामीटर्स कैलकुलेट करे थे, फिर आउटफ्लो पैरामीटर्स कैलकुलेट करे थे। तो अभी जो सजना बहन ने एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें उतना लेंथी प्रोसेस फॉलो किया गया था क्या। इनफ्लो पैरामीटर्स भी कैलकुलेट करे, फिर आउटफ्लो करे, फिर जितना वाटर बैलेंस निकल के आ रहा है उस हिसाब से करा, ये वाला अप्रोच फॉलो किया, कि वो सिंपल वाला डिमांड बेस्ड फॉलो करा कि इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतना पानी चाहिए, और अभी ये 3 रिसोर्सेज हैं, इनसे इतना लीटर पानी मिल रहा है। तो वो एक काफी सिंपल सोल्यूशन हो जाता है, जो अभी मैं टीम के साथ भी करवा सकती हूँ, या उसमें कैलकुलेशन में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि विच वुड बी अ मोर टेक्निकल एंड एक्यूरेट मेथड। सेजिना का हाँ। सेजिना का सेजिना, आप एक्चुअली बंद कर दे स्क्रीन। आप समझ गए इनका प्रश्न कि अगर ये सॉल्यूशंस के ऊपर आप आए तो क्या आपने पूरा इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस किया था या सीधा प्रॉब्लम असेसमेंट और उसके ऊपर सीधा काम किया था? जी, इनफ्लो आउटफ्लो की जो हम बात करते हैं ना, वो पूरा विलेज लेवल पे वाटर सिक्योरिटी प्लान हमको बनाना है, और विलेज की एक कॉम्प्रिहेंसिव क्या वाटर डिमांड है, और उसका अगर नेचुरल पैरामीटर्स में अगर हम देखें क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, कि डेफिसिट अगर है, और अगर वो ग्राउंड वाटर से मैच हो रहा है, तो वाटर टेबल डिप्लीशन ग्राउंड वाटर रिलेटेड इश्यूज हमको मिलेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास नेचुरली वाटर अवेलेबल है उसके सामने हमको यूटिलाइजेशन पैटर्न को सेट करना है, उसके लिए हमें वाटर बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहते हैं, तो वहां पे आप वाटर बैलेंस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको वाटर बजटिंग करना है वहां पे। और वाटर बजटिंग मींस कि आपको आपका जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको आप एनालाइज करो, उसमें से आपको कितना पानी, आपको अब डिमांड तो आप कैलकुलेट करेंगे ही, उसमें से आपको कितना पानी मिलता है, मतलब सरफेस वाटर है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसके साथ लॉसेस को आप जोड़ दो तो कितना वाटर अवेलेबल आपके पास रहेगा। अगर ग्राउंड वाटर है तो आप देखो कि आपका एक्वीफर की क्या पोरोसिटी है, परमिएबिलिटी, मतलब डिस्चार्ज रेट क्या है, कितना पानी आपको वो दे सकता है। और उसमें आपको इतना ग्राउंड वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि आपका वाटर टेबल मेंटेन रहता है कि नहीं रहता है। अगर ड्राई हो जाता है वेल तो आपको उसको रिचार्ज सपोर्ट देना है, अगर वाटर टेबल डिप्लीशन हो रहा है तो आपको ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे काम करने की जरूरत है। तो ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हम पूरा जियो हाइड्रोलॉजी साइंस की बात करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप असेसमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग सोर्सेज का, अगर उसमें ग्राउंड वाटर बेस्ड सोर्स है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जियोलॉजी क्या है, आपका एक्वीफर का प्रोफाइलिंग क्या है, उसको रिचार्ज कहाँ से मिलता है, ओवरऑल ग्राउंड वाटर के डायनेमिक्स क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो जो हम पूरा जो शुरू से कोर्स में आप पढ़ते आ रहे हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो साइंस को आपको क्रिटिकली यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी आप देखिए बाड़ियात में कोई एक्वीफर की बात नहीं हुई, बाड़ियात के केस में। हाँ, करमटा का जो बोला कि जहाँ पे वो रोड बनने की वजह से डिटैच हो गया था कैचमेंट, वहां पे हमने कोई इनफ्लो आउटफ्लो की बात नहीं की। बस का पूरा जो कोस्टल विलेज है तो वहां पे वाटर टेबल डिप्लीशन मेजर इश्यू है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर को क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमने सीधा रिचार्ज इंटरवेंशन की बात की, और वहां पे ये देखा कि आपका प्रोफाइल क्या है, बीच में अगर जो कन्फाइनिंग लेयर आता है तो उसको पंचर करके आपको वहां तक पानी लेके जाना है। तो वो इतना इनफ्लो आउटफ्लो करने की ड्रिंकिंग वाटर नीड असेसमेंट में जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? उसका मतलब एक सिंपल सिंपल वजह यह है कि जो टोटल क्वांटम ऑफ वाटर फॉल होता है या यूज हम कर रहे हैं, उसका एक बहुत ही छोटा फ्रिक्शन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जा रहा है। तो इसलिए हम इनफ्लो आउटफ्लो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, इतना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन योगेश बार बार यही कहता है कि इतना भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है सीजनलिटी, क्योंकि हर सीजन में इक्वल नहीं रहती है चीजें। और दूसरा है क्वालिटी।
क्योंकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी या एक सर्टेन लिमिट की क्वालिटी चाहिए। और अगेन इन सम केसेस सीजनलिटी क्वालिटी आल्सो वेरीज विद द सीजनलिटी। तो इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा फोकस जो हमारा रहता है वो सीजनलिटी के ऊपर भी रहता है। अगर पानी तालाब से मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन 12 महीना नहीं मिलता है, ज्यादातर केस में तालाब से इवोपरेट हो जाता है, तब जाके और कोई जगह ढूंढना है। सीजना का बहुत स्पष्ट कहना है कि जहां पे ग्राउंड वाटर उठाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए, तभी आप एक्वीफर के आसपास जाओ, अदरवाइज वहां तक भी आपको शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत एक्सटर्नल मतलब बहुत आसानी से बाकी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी भारती बात बहन ये को है भी कि ड्रिंकिंग वाटर हम बोलते हैं वो हमें एनी हाउ वो डिमांड को मैच करना ही है। तो वहां पे डिमांड साइड मैनेजमेंट कुछ नहीं है। आप ऑप्टिमम कैपेसिटी से जो रिसोर्सेस है आपके सरफेस हो या ग्राउंड वाटर, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वहां पे करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर में एक वर्ड हम यूज करते थे डिमांड साइड मैनेजमेंट, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते कई बार, शायद आगे चल के हम इसको यूज करेंगे, वो है रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स। क्योंकि एक ही सोर्स है आपके पास पूरे गांव के, आप मान लीजिए कि बाड़ियात गांव का ले लीजिए, अगर ये सब अच्छा हो भी गया, या कोई भी गांव लीजिए जो तालाब से पानी निकालता है, अगर वही तालाब गंदा हो गया तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की बात आती है। यहाँ पे हम नहीं कहते कि आप डिमांड रेगुलेट करो, क्योंकि अगर किसी को 40 चाहिए तो 40 चाहिए, आप समझिए। तो हम नहीं कहते कि वो 35 में जीने की कोशिश करे या वो 30 में जीने की कोशिश करे, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन तब हम कहते हैं कि यहाँ पे एक रेगुलेटरी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ये जो सेल्फ ओन्ड हो, लेकिन उसमें कुछ रेगुलेशंस हो, प्रोटोकॉल्स हो। तो उसको हम जब प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग वाली जब बात करेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे डिमांड साइड मैनेजमेंट होता है, इसी तरह से एक प्रोटोकॉल्स भी हमें डेवलप करने पड़ते हैं ताकि वो उस तरह से मेंटेन रहे। धर्मेश भाई, पदम जी आप हैं या? ठीक है, भारती को कुछ ऐड करना है इसी सिलसिले में? भारती बहन आप आए, बताइए। जो शिवाली पूछ रही थी ना कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉपर हम ए से शुरू करके ही जेड तक जा सकते हैं। तो ये क्या है कि शिवाली थोड़ा समुदाय के ऊपर भी हमें उनको देखना होता है, क्योंकि अगर हम पीजीडब्ल्यूएम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ असेसमेंट और सर्वे ही करते रहेंगे और 6 महीने तक या ऐसे समय तक उनको कुछ नहीं दे पाए तो लोग हमसे उब जाएंगे, तो वो डिमांड भी करते हैं। जैसे काला तालाब में केस स्टडी आपने देखी, जब मैं उस गाँव में जाती थी तो हम ऐसे ही करते थे कि भाई मीटिंग करी, ट्रेनिंग करी, गांव को समझने की कोशिश करी। तो उनका पहला यही आता था, जब महिलाओं के साथ ग्रुप बनाने के प्रोसेस हम कर रहे थे तो उन्होंने पहली बात यही की कि आप खेतीबाड़ी के पानी की बात, आप सॉइल कंजर्वेशन की बात, वो सारी बात बाद में करिए। पहले हमारा जो समस्या है कि अभी हमको पीने के पानी की दिक्कत है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बोल रहे हो कि आप पानी पे काम करते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पहले आप वो करके दिखाओ। तो सीधा हमको वो अटेंड करना पड़ा कि जो एक्टिविटी हमें करनी है, हाँ वो पूरा उनका सर्वे हुआ, असेसमेंट हुआ, जियोलॉजिकल हाइड्रोजियोलॉजिकल जो भी उनकी नीड थी, नीड की असेसमेंट हुई, सब हुआ। लेकिन पहला इंटरवेंशन उनके साथ जब हमने पीने के पानी के ऊपर ये तालाब का जो हमने केस स्टडी सुना, वो जब हमने किया ना, तब वो गांव हमारे साथ पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम आज और कोई क्वेश्चन ना हो, कुणाल जी और अजय भाई आपके हैं तो ले लेते हैं, अदरवाइज मीटिंग को एंड करते हैं। नहीं सर, नहीं है। ठीक है, अजय जी? नहीं नहीं। ठीक है, तो मीटिंग को हम एंड करते हैं। सेजिना बेन, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीपीटी ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि सबको वो मिल जाए। और सेजिना बेन का जो ऑडियो जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे कंप्यूटर में है, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो वो हम आपको शेयर कर देंगे, तो वो मिल जाएगा एडिटेड वर्जन, तो आपको मंडे के बाद मंडे ट्यूसडे को मिल जाएगा हमारे पोर्टल पे से। ठीक है जी, तो आज की मीटिंग यहाँ एंड करते हैं और कल मिलते हैं।